अस्सलाम वालेकुम मान, क्या हाल चाल है? आप ठीक ठाक हो? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। ज़रा आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अमान, आज का टॉपिक जिसका लेना देना है अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने 1950 से लेकर 1970 तक कुछ रफली एक्सपेरिमेंट्स की थी, जिसके अंदर उन्होंने ड्रग्स के इस्तेमाल करके नशावर सामान का इस्तेमाल करके, टॉर्चर की टेक्निक्स, जहनी तनाव, मारपीट और मुख्तलिफ इस तरह के हथकंडे अपने अपना के उन्होंने लोगों की जहन जहनी साजी, जहनी हालत ख़राब करना, जहन साजी करना, उनको किसी ऐसे रास्ते पे लगाना जिसके लिए शायद वो तैयार नहीं थे इससे पहले। यानी आप जो कंप्लीट ज़ाब्ता हयात है ना बंदे का, जहनी कंट्रोल उसके ऊपर, उसको उसको खो देना और किसी की बातों में आ जाना या हिप्नोसिस में आ जाना। माइंड कंट्रोल भी इसके लिए अंग्रेजी में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि जहन को ब्रेन वॉशिंग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मुख्तलिफ ये जो टैक्टिक्स हैं इनको उनके ऊपर वर्किंग की थी उन्होंने। अच्छा, अब जैसे ही आपने ये बात की है ना, तो फौरी तौर पे लगता है कि आप किसी कंस्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहे हो या कोई बहुत ही यानी कि उर्दू डाइजेस्ट टाइप, हाँ अजीबो वो गरीब या जिस तरह। हकीकत टीवी टाइप को एनर्जी लोग जी। अक्सर कह देते हैं कि ये कंस्पिरेसी टाइप की बातें हैं। बिल्कुल भी नहीं। ये 1975 के अंदर गालबन अमेरिका के अपने एक चर्च कमीशन बैठा था, जो कि एक कमीशन था जिसके ज़रिए जो 80 या 90 वोट उसको कांग्रेस में मिले थे। बेसिकली उस टाइम पे 70s के अंदर बहुत ज़्यादा रूमर्स मीडिया के थ्रू, कुछ लीक्स के थ्रू फैलना शुरू हो गए थे लोगों के अंदर कि यार हुकूमत हमारे ऊपर सर्वेलेंस कर रही है और मुख्तलिफ इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही थी। उसकी रोशनी में इन्होंने फैसला किया था कि ये ऐसी एक कमीशन बनाएंगे, इसका नाम चर्च कमीशन था, जो बैठ के इन्वेस्टिगेशन करेगी इन 10-12 इल्ज़ामात के ऊपर। उन्हीं इंकशाफात के अंदर प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के नाम से ये प्रोजेक्ट अनवील किया गया था। अब ये MK अल्ट्रा का मतलब क्या, ये CIA वाले जानते हैं, इन्होंने नाम रखा था। इसकी कोई पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मेरा सस्पिशन ये है कि MK से मुराद माइंड कंट्रोल है, बट वो के से आमतौर पर C से होगा तो वो के से उन्होंने बुला लूँ, बट MK अल्ट्रा इसका नाम था। इस तरह के मुख्तलिफ ऑपरेशन थे। मतलब मैं मिसाल देता हूँ, चर्च कमेटी के अंदर कोइंटेल प्रो एक बहुत मशहूर ऑपरेशन है, एक और CIA और FBI का। फैमिली जूल्स CIA का एक ऑपरेशन था। शैमरॉक एक बहुत मशहूर इनका स्कैंडल है। ये सारे चर्च कमीशन के अंडर डिस्कस हुए थे। यानी चर्च कमीशन बेसिकली इसलिए बना था कि एक कमेटी, जैसा जुडिशरी कमेटी पाकिस्तान में बनती होती है, कि स्पेशल कमेटी बना दी हमने फलाने इंसिडेंट के ऊपर, वो इन्वेस्टिगेशन करे। JIT जिस तरह पनामा JIT केस इस में तरह बनी बनती थी। है पनामा वगैरह में, वो लीगल केस से बनी थी ना। ये एक पब्लिक सस्पिशन का केस था कि यार यहाँ से लीक आई है, वहाँ से खबर आई है कि हमारे पे ऐसे सर्वेलेंस हो रही है, फलाना महकमा ऐसे खराबी कर रहा है। तो एक जनरल सर्वेलेंस के ऊपर और एस्पिनाज के ऊपर इन्होंने एक कमेटी बैठाई थी कांग्रेस की। उसके अंदर ये 3-4-5 मशहूर केस हैं, जिस तरह कोइंटेल प्रो है। अब कोइंटेल प्रो जो बेसिकली था, ये वो आप इसकी स्पेलिंग्स भी नोट कर लें, COINTELPRO। मैं ये रिकमेंड भी करूँगा ऑडियंस इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करें, बिकॉज इसको सिर्फ हम सरसरी तौर पर डिस्कस करेंगे आज। कोइंटेल प्रो को में बेसिकली ये होता था कि जो भी कोई डोमेस्टिक मूवमेंट्स चल रही थी ना अमेरिका के अंदर उस टाइम पे, 1950s और 60s और 70s के अंदर, चाहे वो कालों के हकूक़ के लिए हों, चाहे वो जानवरों के हकूक़ के लिए हों, चाहे वो ख़वातीन के हकूक़ के लिए हों, मतलब मुख्तलिफ जो आपकी काउंटर कल्चर की तहरीकें होती हैं जो छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रही होती हैं, उनके ख़िलाफ़ उनको इन्फिल्ट्रेट करना, उनकी उनकी लीडरशिप को कॉम्प्रोमाइज़ करना, उनकी उनकी रैलियों को नाकाम बनाना, ये पूरी एक एजेंसी के तहत हुकूमत कर रही थी। यानी आज ये बात कही जाती है किसी भी चीज़ के बारे में तो लोग कहते हैं कि यार ये तो पागलों वाली बातें हैं, कंस्पिरेसी हैं, खुद ही एक तहरीक उठी, खुद ही लोगों ने कर दिया, कोई तोड़ फोड़ कर दिया, कोई जलाओ गिराओ कर दिया। ऐसे नहीं होता। ये डेफेमेशन के भी तरीक़ेकार होते हैं, क्योंकि अगर आपने एक मूवमेंट को, आपने उसको अगर बहुत पॉपुलरली, वो जैसा मशहूर है मैल्कम एक्स और मार्टिन लूथर किंग, दो जूनियर जो थे, दो जो सिविल राइट्स लीडर थे ब्लैक अमेरिकन के, उन दोनों के साथ बहुत हैवी सर्वेलेंस की जाती थी FBI और CIA की तरफ से, और उनकी असैसिनेशंस के अंदर भी उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। इस तरह आपके मशहूर कल्चरल आइकॉन जैसा टूपाक शकूर हैं, अगेन वो भी क्योंकि अब थे ब्लैक सेलिब्रिटी, लेकिन उसी एरा के अंदर 50s-60s के अंदर वो उठ के एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए, तो उनका भी कत्ल, उस पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है।
तो ये कोइंटेल प्रो जो था ये बेसिकली एक ऑपरेशन था, इसकी सारी चर्च कमीशन में इन्होंने डिक्लासिफिकेशन की थी कि किस तरह से ये इन तहरीकों के अंदर हुकूमत घुस घुस के शरारतें करती है। सेम टाइम पे आप देखते हैं फैमिली जूल्स के ऑपरेशंस, और ये सारा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगी बाय द वे कि उस टाइम पे माहौलियात क्या थी जब ये MK अल्ट्रा ऑपरेशन हुकूमत ने सरअंजाम दिया। फैमिली जूल्स के ऑपरेशन था CIA का, कि मैंने यहाँ पे लिस्ट भी निकाली हुई है, उसके अंदर मुख्तलिफ इंटरनेशनल शरारतें ये कर रहे थे। एक KGB का डिफेक्टर था यूरी आइवनोविच नोसेंको, उसको अगवा कैसे करना है, सोवियट्स का बंदा। फिर यहाँ पे अमेरिका के अंदर 2 कॉलमनिस्ट थे, रॉबर्ट एलन और पॉल स्कॉट, उनकी वायर टैपिंग कैसे करनी है, ठीक है। फिर फिजिकल सर्वेलेंस, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था अमेरिका के अंदर ही वॉशिंगटन पोस्ट का, उसकी खुद सर्वेलेंस कैसे करनी है, खुद फिजिकली कर रहे थे CIA। फिर माइकल गेटलर एक वॉशिंगटन पोस्ट के एक और रिपोर्टर थी, उसकी भी कर रहे थे सर्वेलेंस। फिर एक पुराने CIA एम्प्लॉई जो थोड़ा सा लेफ्ट राइट होता था, उसके घर में ब्रेक इन किया था। फिर एक फॉर्मर डिफेक्टर था, उसके घर में, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, इन्होंने असैसिनेशन की अटेम्प्ट की थी फिडेल कैस्ट्रो के खिलाफ। पट्रीस लमुम्बा जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के सदर थे, और राफेल ट्रूहिलो डोमिनिकन रिपब्लिक के, और रेने श्नाइडर जो चिलियन आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। यानी 4 मेजर वर्ल्ड लीडर्स के खिलाफ इन्होंने कातलाना हमले किए, ये डिक्लेयर्ड। और उस टाइम ये साउथ अमेरिका में इनकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही थी, साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में मेन कोल्ड वॉर की। बेसिकली ये सारा आपको पस मंज़र जो समझा रहा हूँ, और फिर शैमरॉक भी मैं आपको बताता हूँ। और तीसरी जो ऑपरेशन एक्सपोज जो हुआ था इसमें चर्च कमेटी के अंदर, वो शैमरॉक कमीशन था। शैमरॉक के तहत उस ज़माने में NSA को सारी जो मनी की जो ट्रांसफ़र एजेंसीज थी, जो पेमेंट एजेंसियाँ नहीं होती, इस तरह क्या नाम है उसका, वो अमेरिका वाली जो बड़ी मशहूर थी, नहीं अब तो अब है 70s की बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न यूनियन इस तरह की जो एजेंसियाँ थी, वो क्लियर डेटा दे रही थी। माइक्रो मैग्नेटिक फिल्म भी जो बनती थी उनकी सब रिकॉर्ड की उठा के NSA को पकड़ा देती थी। ये 50s की बात है कि कौन कहाँ पैसा भेज रहा है, फ़ोन कंपनियां दे रही थी कौन किससे बात कर रहा है, वो सारा डेटा। और ये सारी चीज़ें पता चली जब ये कोर्ट्स ने तहकीक की, जब असेंबली ने, अच्छा कांग्रेस ने चर्च कमेटी बिठा के तहकीक की थी मुख्तलिफ महकमों पे एज एन ओवरसाइट के कौन सा महकमा किस तरह बिहेव, क्योंकि वहाँ पे तो गोरों के यहाँ एक कॉन्सेप्ट है ना अमेरिका में स्पेशली के जो वो है सिविल गवर्नमेंट है, वो सुप्रीम है, सुप्रीम अथॉरिटी, और वही चेक एंड बैलेंस मेंटेन करती है और ओवरसाइट मेंटेन करती है, क्योंकि वो पीपल के विल को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी महकमा जैसा CIA है, FBI है, उनकी शरारतों के बावजूद एक टसल ज़रूर रहती है उनके अंदर, एक पावर स्ट्रगल रहती है कि मिन जानिब अवाम जो कांग्रेस है वो एज ए चेक एक्ट करे ऑन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ऑफ परमानेंट करप्शन के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो गलत तरफ निकल जाएं। अब ये आज तक आपको पता है लोग नहीं मानने को तैयार होते कि गवर्नमेंट आप पे सर्वेलेंस करती है, इवन दो एडवर्ड स्नोडन के लीक्स भी आ चुके हुए हैं, विकी लीक्स लगा आ चुके हैं, ये 50 से चल रहा है मसला। बेसिकली इसका अगर आप पस मंज़र पूरे का समझे ना, जो हम एक्चुअली अपने सब्जेक्ट में घुसना चाह रहे हैं अभी, ये प्रीएम्बल है उसका बेसिकली, कि MK अल्ट्रा का कॉन्टेक्स्ट क्या था। वर्ल्ड वॉर 2 बेसिकली 2 बड़ी जंग अजीमों के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 हो, जंग अजीम अव्वल हो, फिर जंग अजीम सानी हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, इनके बाद बेसिकली बड़े एम्पायर्स टूट गए हुए थे। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ख़त्म हो गया जो जर्मनी का पुराना एम्पायर था, रशियन एम्पायर टूट गया, कम्युनिस्ट रशिया की भी कमर काफ़ी हद तक टूट गई हुई थी, ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया, ब्रिटिश एम्पायर की कमर टूट गई, पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हो गए। देखें ना, पाकिस्तान इंडिया चला रहे थे बेसिकली ब्रिटिश एम्पायर को, और चंद अफ्रीका में कॉलोनीज, हम गए तो ब्रिटिश एम्पायर भी गया, पोर्चुगीज़ एम्पायर ख़त्म था, स्पेनिश एम्पायर ख़त्म था। तो पीछे जो है ना बड़ी 2 ताकतें जो रह गई हुई थी ना, वो ये सोवियत रशिया था और अमेरिका था। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो जर्मन्स थे, जो नाटसी एक्सपर्ट्स थे हर फील्ड के अंदर, उनकी इम्पीरियल स्ट्रेटजीज़ को, उनके ख्वाब को, उनके अज़ाइम को कॉपी करना, एम्यूलेट करना सबसे बड़ा गोल बना हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। यानी हमने देखा कि ऑपरेशन पेपर क्लिप जैसे प्रोसीजर्स के तहत, अब एक तो हमें दिखाते हैं ना न्यूरमबर्ग ट्रायल एक मशहूर ट्रायल्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जिसमें नाटसी जर्मन ऑफिसर्स को ट्राई किया गया था और मुख्तलिफ सज़ाएँ सुनाई गई थी वॉर क्राइम्स के
एक्सक्यूज के अंडर, लेकिन ये पब्लिक हिस्ट्री है। लेकिन जो एक्चुअल बिहाइंड द सीन्स बात है यह कि ऑपरेशन पेपर क्लिप एक बाकायदा ऑपरेशन था ओएसएस का। ओएसएस बेसिकली प्रीकर्सर था ऑफ द सीआईए। तो ओएसएस का एक ऑपरेशन था पेपर क्लिप, उसके तहत उन्होंने सारे नाटसी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े बड़े जो स्ट्रेटजिस्ट और ऑफिसर्स हैं उनको अमेरिका की साइड पे लेके आना है। सिमिलरली रशिया का भी ऐसे ही गोल था, सोवियत रशिया का। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इवन छोटे ममालिक जैसे लिबिया और इजिप्ट और इसराइल, दे वर ऑल्सो कम्पीटिंग फॉर कि कितने हमें ऑफिसर्स नाटसीज के हम उनको अपने मुल्क में पनाह दे देते हैं। बिकॉज जो एक्सपर्टीज़ वहाँ पे इकट्ठी हो गई थी, बेसिकली जो एक्सेलेंस इकट्ठी हो गई थी वहाँ पे, टॉप इंजीनियरिंग है, टॉप किस्म की उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज बन रही हैं, प्रोडक्शन में वो माहिर बन चुके हुए हैं, पहले बड़ा हाईवे उन्होंने बनाया गाड़ियों की फील्ड में, मतलब मुख्तलिफ। तो उनके एक्सपर्ट्स के लिए बहुत लालच होती थी वेस्ट में एंड अदरवाइज। इवन लिबिया अटैम्प्ट कर रहा था, इसराइल अटैम्प्ट कर रहा था, इजिप्ट अटैम्प्ट कर रहा था बॉम्ब मेकिंग के अंदर, मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर। तो सिमिलरली उनके जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऑपरेशन थे ना, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद ना एक हॉट वॉर नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे यूरोप। फिर से यूरोप ही स्पेशली बहुत खिलाफ है एक वर्ल्ड वॉर के, क्योंकि अमेरिका को तो सूट करती है वर्ल्ड वॉर। पूरी दुनिया जंग की आग में झोंक दी जाए तो अमेरिका लिटरली इज़ एन आइलैंड अनटू इटसेल्फ, यानी वो एक जजीरा है, इतना दूर है बाकी दुनिया से। तो यूरोप के प्रेशर के अंडर एक आप मजीद अगर आप देखते हो ना, जो बैलेंस मेंटेन हुआ हुआ है वायलेंस का, ये वो यूरोप का प्रेशर है। बिकॉज वेस्टर्न यूरोप नहीं अफोर्ड कर सकता एक और जंग, कि वो कंटिगुअस एशिया के साथ भी जुड़ा हुआ है, एशिया आगे अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ है, अफ्रीका और यूरोप का साहिल बिल्कुल 8-10 किलोमीटर से फ़र्क आता है नॉर्थ अफ्रीका से। तो ये क्योंकि दुनिया के बिल्कुल सेंटर में है, तो इनको बहुत अफेक्ट आता है नेगेटिव वर्ल्ड वॉर्स का। वो 1 में भी नज़र आया, 2 में भी नज़र आया, लंदन भी तबाह हो गया, पेरिस भी तबाह हो गया। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपकी चलती है चीज़ जिसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन रिसोर्स ये बहुत वैल्यूबल बन चुके हुए थे कि बंदों को अपनी साइड पे मोड़ लेना, डिफेक्ट करवाना और दूसरे मुल्कों के अंदर अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना। यानी रशिया और अमेरिका compete कर रहे होते थे कि किस मुल्क में कौन सोवियत एलाई बन जाएगा और कौन अमेरिकन एलाई बन जाएगा। और ये आप मुख्तलिफ इस तरह इसकी शक्लों में देखते हैं कि अमेरिका ने फॉर एग्ज़ाम्पल जब मोहम्मद मुसद्दे की हुकूमत आई ईरान के अंदर, तो ये बड़ा फेमस ऑपरेशन है अमेरिकन, अब डिक्लासिफाइड है। जो लोग नहीं मानते कंस्पिरेसीज में, एक गूगल सर्च अवे है, आप देख लें मोहम्मद मुसद्दे को कैसे हटाया और किसने हटाया, जो कि एक पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर थे ईरान के, सोशलिस्ट थे। उन्होंने अटैम्प्ट की कि वो नेशनलाइज करें ईरान के गैस और ऑयल के रिजर्व्स को। तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने मिल के जॉइंट ऑपरेशन करके उनको हुकूमत से हटा दिया और शाह को वापस ले आए। शाह ऑफ ईरान जो शाह पालवी जी थे। बेसिकली स्टेट क्राफ्ट के अंदर ये सीक्रेट एक्ट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और बल्कि एक मशहूर कहावत भी है कि स्टेट मशीनरी वही है जो दिखती नहीं है, स्टेट की मशीनरी वही अच्छी है जो दिखती नहीं है। तो आप अपने डेली लाइफ को कंडक्ट करने के लिए तो ठीक है, आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड समझना चाहिए, बट जब ये सियासी डिसीजंस बना रहे होते हैं, पॉलिटिकली इन्फॉर्म हो रही होती है हमारी आवाम, और वो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करती है इन कोवर्ट और ओवर्ट ऑपरेशंस को, वो कहते नहीं जी कहानियाँ होता है कोई नहीं, ऐसे ही तो फिल्मों में होता है। फिर आपकी डिसीजन मेकिंग इम्पेयर्ड है। आप कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं जब आप रीड बिटवीन द लाइंस नहीं करेंगे। तो इस ज़माने के अंदर आप समझे कि बिगेस्ट एस्पिनाज ऑपरेशंस हुए थे। ये MK अल्ट्रा की मजबूरी तब बनी 1950s के अंदर। CIA ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया और इसका मकसद था माइंड कंट्रोल और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, यानी किसी के जहन के ऊपर काबू पा लेना और उससे वो काम करवाना जो शायद उसकी वैल्यूज़, उसके बिलीव्स, उसके अखलाक के ख़िलाफ़ हो और जो आपके फ़ायदे में चीज़ हो, या उसका ऑल टुगेदर बिहेवियर ही ऑल्टर कर देना। इसके ऊपर रिसर्च शुरू की थी बेसिकली उन्होंने, और इसका जो मेन पलंदा था वो खड़ा था LSD के ऊपर। इसका नाम होता है लाइसर्जिक एसिड रायथिलएमाइड, LSD। ये एक बहुत मशहूर ज़माना आजकल के अंदर ये ड्रग है और ये हेलुसिनोजेनिक कैटेगरी के अंदर आता है। तो MK अल्ट्रा के अंदर मेजॉरिटी जो ड्रग्स इस्तेमाल होते थे वो LSD होता था। इसके अलावा मेस्केलिन और सिलोसाइबन होते थे। ये तीनों हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स हैं। 3 किस्म के ड्रग्स होते हैं। एक वो होते हैं जो रिटार्डेंट्स होते हैं, यानी आपको वो रिलैक्स करते हैं। एक वो होते हैं जिनको अपर्स कहते हैं, वो स्टिमुलेंट्स होते हैं, वो आपको आपका ब्लड प्रेशर और आपकी एड्रेनलिन को हाई करते हैं, आपको एक्साइट करते हैं।
और एक तीसरे किस्म के ड्रग्स होते हैं, उनको कहते हैं हेलुसिनोजेनिक्स। वो आपको हेलुसिनेशंस करवाती हैं, यानी आपको ऑडिटरी सुनने के लिए या विजुअल ऑक्यूलर देखने के लिए वो चीज़ें नज़र आएंगी या सुनने को मिलेंगी जो वहाँ पे असल में नहीं होती। आपके जहन की वो वहम होता है बेसिकली, आप अपनी माइंड से कुछ प्रोजेक्शंस बाहर अपने आप को दिखा रहे होते हो, आप कंफ्यूज डेज स्टेट में होते हो। इस्तेमाल तीनों कैटेगरी के ड्रग्स किए थे उन्होंने ऑपरेशंस के अंदर, यानी बंदे को तैयार करने के लिए इस्तेमाल तीनों किस्म के ड्रग्स किए थे। कोकीन का भी इस्तेमाल था और कुछ डिप्रेसेंट्स का भी इस्तेमाल था जो रिलैक्स करते हैं बंदे को, लेकिन मेन फोकस इनका हेलुसिनेशंस पे था, क्योंकि इनका तस्वुर ये बन चुका हुआ था कि यार ये जो है ना, ये आपके बंदे की जहन साजी सबसे तकड़े तरीके से करती है। यानी बेसिकली अगर इसको मैं लुबे लुबाब दूँ, अगर एक बंदा असलियत पे, रियलिटी पे अपना जहन ही खो बैठे कि ये लकड़ी है, मैं इधर बैठा हुआ हूँ, इधर टेम्परेचर जो है वो 20 है डिग्रीज़ है, एसी चला हुआ है, पखा चला हुआ है, ये कैमरा है, ये माइक है, यानी मुझे ये भी अंदाज़ा ना रहे कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मैं किस हाल के अंदर हूँ, और मुझे इस बात पे भी शक हो जाए कि जो मैं चीज़ देख रहा हूँ वो असल है कि नहीं है, और जो मैं सुन रहा हूँ वो असल है कि नहीं है। तो इंसान बेसिकली एक सजेस्टिव हालत के अंदर आ जाता है, और ये इनका मेन फोकस था स्टडी का, कि हम नशे के सामान के ज़रिए ख़ास तौर पे एक इंसान की जहन साजी कैसे करें कि उसका शक ही उठ जाए कि ये असल है, मैं किधर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली मेन इसका था। जो टेस्ट सब्जेक्ट्स थे इस सारी स्टडी के, वो सारे अनविटिंग थे, वो अनविलिंग भी थे और वो अनविटिंग भी थे, यानी या कि उनको पर जबरन ये काम किया जाता था, या उनके इल्म के, उनके नॉलेज के बगैर उन पर यह काम किया जाता था। और 3 इनके जो मेन थे शिकार, वो अस्पतालों में मरीज़, कैद खानों में, थानों में कैदी, और नंबर 3 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। ये 3 ऐसा शिकार हैं कि इनके बारे में सवाल नहीं हो सकता। यानी अगर आपका, क्योंकि देखें ना, ये अब स्टडीज़ बायोकेमिस्ट की करने वाली हैं, साइकेट्रिस्ट की करने वाली हैं, डॉक्टर्स की, तो ये स्टडीज़ CIA प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ ही कर रही थी, यानी प्रोफेसर लेवल के लोग, आपके जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी होते हैं, उन्हीं को एम्प्लॉय किया गया था बायोकेमिकल की फील्ड में, फार्मास्यूटिकल्स की फील्ड में, साइकाइट्री और साइकोलॉजी की फील्ड में, ह्यूमन साइंसेस की भी और मटेरियल साइंसेस की भी फील्ड में जो माहिर फ़न थे। तो अब ये लोग यूनिवर्सिटियों में हैं, ये लोग अस्पतालों में, और ये लोग प्रिजन्स को मैनेज कर रहे हैं। तो आपका अगर डॉक्टर ही मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई और दवाई दे देता है जो ऐसा असर करती है आप पे कि आपका जहनी हालत ही आपकी खो बैठते हो, तो कौन सवाल पूछेगा उससे? कोई भी नहीं पूछेगा। प्रिजन के अंदर तो वैसे ही अल्लाह माफ़ करे, जो कैदी होते हैं उनका तो कोई ना, उनका कोई हक है, ना उनका कोई माई है, ना कोई बाप है, उनको तो बिल्कुल ही हमने गुलाम बना लिया हुआ है। और तीसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ड्रग्स के साथ और नशावर सामान के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, खास तौर पे ये 1960 के टाइम में, 1950 से लेकर 1970 तक द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल टाइम जो था, हिपी मूवमेंट जब चल रही थी। अब इसके बारे में भी, जो हिपी मूवमेंट आप ले आए हैं, इसके बारे में भी एक वाइस वर्सा वाला शक है कि हिपी मूवमेंट की इतनी ऑर्गेनिक ओरिजिन्स नहीं है। यानी एंटी वार सेंटिमेंट तो था ही था लोगों के अंदर, कि जो कोल्ड वार के अंदर अंदर छोटी छोटी जंगें हो रही थी, इस तरह वियतनाम वॉर है, अफगान वॉर हुई, और इस तरह की मुख्तलिफ चपकलिशें हुई रशिया और अमेरिका के दरमियान, बट प्रॉक्सी के साथ, तो खिलाफ तो थे, बट हिपी मूवमेंट इटसेल्फ इतनी ऑर्गेनिक नहीं थी। यानी काउंटर कल्चर एग्जिस्ट करता था, बीटनिक्स हुआ करते थे जो लोग शायरी करते थे और आर्ट्स को परसू करते थे, और कि भी हमने सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं करना, जंग वगैरह में, हुकूमत में, जॉब में नहीं जाना, बैंक में नहीं जाना, हम आज़ाद हैं, फ्री लवर्स हैं, फ्री थिंकर्स हैं, और ये आर्ट्स और क्राफ्ट्स के थ्रू इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे सोसाइटी को। म्यूज़िक, फिल्म एंड टीवी, प्लेज, पेंटिंग, म्यूजिक, इस तरह की चीज़ों के थ्रू, और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उस सोसाइटी की, उसको वो सबवर्ट करते हैं, या उसको समझते हैं कि ये चैलेंज करते हैं। तो बीटनिक्स थे, दे ऑर्गेनिकली ट्रांजिशन टू द हिपी मूवमेंट, बट इसके बीच में इनऑर्गेनिक ब्रिज भी है, वो है ड्रग्स। और ड्रग्स की जो ख़ास तौर पर इंट्रोडक्शन है वो हेलुसिनोजेनिक्स, hallucinogenic drugs की introduction into American society and the world at large at a commercial scale, वो ये CIA की कारनामा है। LSD की एक्सपेरिमेंट्स और फिर उसकी प्रोलिफरेशन, तो इट इज़ इन एज मच ऑर्गेनिक एज सोवियत जिहाद था। ये अच्छी मिसाल है, लोग थे लड़ने के लिए तैयार, अरब्स, अफगान्स, नॉन अरब्स, पाकिस्तानीज, एवरीबडी, ऑल द मुस्लिम्स वर विलिंग टू गो एंड फाइट दी
सोवियट्स इन अफगानिस्तान, बट उसके अंदर एक ऑर्गेनिक एलिमेंट था, एक एनर्जी रियल थी, एक एक्शन को रिएक्शन मिल रहा था, लेकिन उसके बीच में जो वेपन्स की प्रोविजन थी, जो चार्ली विल्सन की वॉर थी कि इतने हेलीकॉप्टर, इतने इनको रॉकेट, इतने इनको स्टिंगर, वो फिर इनऑर्गेनिक एलिमेंट है कि एक ऑर्गेनिक चीज़ थी कि आपके लोग जो थे वो एक काउंटर मूवमेंट में थे, वो अमेरिका की वियतनाम की जंग से तंग थे, वो अमेरिका की टफ पॉलिसीज़, टफ पुलिसिंग, ब्लैक और वाइट के रेशल टेंशंस, मुख्तलिफ मसाइल चल रहे थे माशरे के अंदर अमेरिका के। तो वो फ्री लव कि भाई रिलीजन की, जो क्रिश्चियनिटी की मजबूरियाँ हैं, बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी है हमारी, हमने आज़ाद होना है, हमने कपड़े उतारने हैं, हमने मोहब्बत करनी, जो भी उनके मसले थे वो एग्जिस्ट कर रही थी। बट उसको जो 4 चांद चढ़े हैं ना ड्रग्स के ज़रिए, वो डिबेटेबल नहीं है एट दिस पॉइंट। और इस टाइम पे हम ये भी साथ देखते हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो ज़रा ईस्टर्न रिलीजन है, जिस तरह बुद्धिज़्म हो गया और हिंदुज़म, और जो एक गोरों की इंडिया से फैसिनेशन है कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे होगी, वो चीज़ भी यहाँ पे वाज़े ज़्यादा वेस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी के अंदर देखो ना, पोस्ट पेगनिज्म, वंस वेस्टर्नर्स ने अपने अंदर पेगनिज्म ख़त्म कर दिया है, चाहे वो यूरोप के अंदर हो, चाहे वो अमेरिकाज़ के अंदर हो, और कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट मज़हब ही राइज रहा है, उनकी ऑर्थोडॉक्सी के अंदर बहुत पेरिफरीज पे यहूदी और मुसलमान बर्दाश्त हो सकते हैं, बीइंग ऑफ एब्राहमिक सॉर्ट ऑफ डिसेंट या उस ट्रेडिशन के तहत है, मोनोथिस्टिक हम सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशन के अंदर आते हैं। लेकिन बिल्कुल जो ओरिएंट है ना, हालांकि हमें भी ओरिएंट में डाल देते होते हैं कभी कभी, लेकिन जो बिल्कुल ओरिएंटल है, मतलब चाइना और इंडिया और सेंट्रल एशिया, तो बुद्धिस्ट फिलोसफी, ये इंडिक जो रिलीजन्स और बिलीफ सिस्टम्स हैं, यानी ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटीज़, ये फिर बड़ी वो अट्रैक्टिव बन गई थी इनके लिए, बिकॉज जो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन है ऑफ क्रिश्चियनिटी, वो बड़ा ना उसका फ्लेवर लूज़ करना शुरू हो गए थे लोग 18वीं सदी में, कि भाई बड़ा ये ज़ाहिरी किताबें हैं, इसकी रूह कहाँ है, कानून है, मजहबी बातें हैं मौलवियों की। अब इन रूहानियत चाहते थे वो लोग, वो रूहानियत असल में वो शैतानियत थी उसके पीछे, लेकिन रूहानियत की तलाश में, मतलब वो स्पिरिट्स को जी सेंस करनी है, हमने ऊईजी बोर्ड टाइप चीज़ें बनाना शुरू हो गए कि अच्छा जी औरतें कुछ ख़ास वो क्रिस्टल बॉल्स के अंदर देखती हैं और वो फ्यूचर बताती हैं, तो कुछ लोग हाथ पढ़ते हैं। ये सारी जो अकल्ट प्रैक्टिसेस होती हैं ना, जो सॉर्ट ऑफ जो ये छू मंतर और लोगों के लोकल शक शुबे और मतलब इस तरह की जो, ये बहुत पॉपुलर हुई हैं। क्रिस्टल थेरेपी, जेमस्टोन हीलिंग, रेकी और नॉन इन्वेसिव कोई इस तरह होम्योपैथी और इस तरह की सारी जो बनावटी चीज़ें हैं, नॉन साइंटिफिक, नॉन फाउंडेड चीज़ें जो हैं, अनफाउंडेड चीज़ें हैं, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी आई थिंक बिकॉज इनको एलर्जी एक्चुअली अपने कल्चर की ऑर्थोडॉक्सी से था। ये बहुत स्टाइफलिंग बन चुका हुआ था, यानी जिनसी ताल्लुकात को देखें तो मर्द और औरतों के दरमियान वो बहुत सख्ती उसने पैदा कर दी थी कि मियाँ बीवी भी जो थे उनके भी जिनसी ताल्लुक वो नॉर्मल नहीं थे। इसको नेगेटिव ही समझा जाता था कि कोई जिनसी ताल्लुक कायम करना कोई बुरी चीज़ होती है, और बड़ा एक कॉन्स्टिपेटेड सा वो रिएक्शन उनको आ रहा था, वो कैपिटलिज्म को आ रहा था असल में उनको, यानी वो कंजम्पशन बेस्ड सोसाइटी को वो मेंटली कोप नहीं कर पा रहे थे। बेसिकली उनकी ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स जो थी वो किक इन कर रही थी कि यार ये नहीं, मुझे एक घर, 2 कुत्ते, वो टॉमी, 2 बच्चे, वो नॉर्मल नहीं था, वो न्यूक्लियर फैमिली को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, कम्युनल लिविंग कोई नहीं थी, ट्राइबल उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, हायर ऑर्डर गोल्स नहीं थे, चर्च वो फुलफिलमेंट कर नहीं रहा था ऑफ ट्राइबलिज्म, ऑफ रिलीजियस वो जो वाइड होता है इंसानों के दिलों में। पर आई थिंक ये भी अट्रैक्शन थी ना कि वो जो इतनी जिम्मेदारियां हैं आपकी ज़िंदगी की जो बन चुकी हैं, उनको आप साइड पे करो, तर्क कर दें और आप दुनिया घूमो, आप ड्रग्स करो, गाने गाओ, फ्री लव है, तेरा बच्चा हो गया मेरे से, चल तू पाल ले, वो कर। जना बहुत था इनके अंदर, बाय द वे हिपी मूवमेंट के अंदर जना आम था, पाकिस्तान में भी आया करते थे, इंडिया में। ये तो बड़ी मशहूर हिपी ट्रेल थी, पिंडी से गुजर के जाया करते थे। वॉल्क्सवैगन, वो अम्मी अबू ने बचपन में को देखा हुआ भी है, वॉल्क्सवैगन वैन्स होती थी, वॉल्क्सवैगन का कल्चर बहुत था, गिटार बजा रहे हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हैं, इधर से 400 उधर बेच रहे हैं, वो अजीब से होते थे, और मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, नहीं उसको वीडियो तक महदूद है। नहीं, हिपी कल्चर असल में एक बात एक वो कहा करते होते हैं कि दे वर ट्राइंग टू फिल अ गॉड शेप्ड होल इन देयर हार्ट। दिल में उनके खुदा की या मजहब की शेप का एक सुराख रह गया हुआ था। इन देयर ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी वाज अनएबल टू सेटिस्फाई और फिल दैट वॉइड, और अब वो उसके अंदर ड्रग्स, ईस्टर्न रिलीजन्स, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, म्यूजिक, पोएट्री, नेचर,
दे आर ट्राइंग टू फिल इट। और ये एक नया मज़हब भी कायम हुआ था उस ज़माने में, उसको एक नाम भी दिया जाता है। आप समझें कि ये 18वीं 19वीं सदी से चल रहा है, बट 2000s में 20th सेंचुरी में ये सीमेंट हो जाता है। इसका नाम है न्यू एज रिलीजन या न्यू एज स्पिरिचुअलिटी, या नए ज़माने की रूहानियत या नए ज़माने का दीन। और ये एक यूनिवर्सल दीन है। इसका तो कॉन्सेप्ट है कि भी ह्यूमैनिटी, फ्री लव, आप बॉर्डर खोल दें, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, आपस में हम सारे मिल बांट के खाएं, हायरार्कीज़ नहीं होनी चाहिए, कम्पेटिटिवनेस के ये ख़िलाफ़ होते हैं। तो कुछ इसके अंदर इंट्रिंसिक एंटी कैपिटलिस्टिक बिहेवियर्स हैं और कुछ इसके अंदर इंट्रिंसिक कम्युनल टाइप इसकी बिल्ट इन इसके अंदर है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत बिलीव करते हैं, ऑर्थोडॉक्स स्ट्रक्चरल रिलीजन के ख़िलाफ़ होते हैं ये। इसमें योगा, वेलनेस, बॉडी बिल्डिंग, डाइट को मेंटेन करना, एक्सट्रीम डाइट्स, वीगनिज्म, कार्निवोर डाइट, ये दोनों एक ही स्पेक्ट्रम के एक ही कॉइन के दो एंड्स हैं। फॉर एग्जांपल जो एक कल्चर है कि ईट प्रे लव टाइप जो कल्चर है कि यू डू यू, आपने अपने आप को सेल्फ लव करना है। मतलब आप इवन देखेंगे छोटे बच्चों के वो आ रहे होंगे टिकटॉक पे कि मैं हर दिन 1 घंटा निकालता हूँ और मैं सेल्फ लव करता हूँ। सेल्फ लव खुद लज्जत ही नहीं है, यानी मैस्टरबेशन की बात नहीं हो रही, बट सेल्फ लव से मुराद यहाँ पे है कोई अजीब ऑब्सेशन विद एक्सप्लोरिंग वन सेल्फ के आपको मेडिटेशन और रिलैक्स करने का स्पेशल टाइम मिलना चाहिए, आप बात लें ऐसे। असल में मैं बल्कि कल भी किसी से ये बात कर रहा था कि अभी मॉडर्न लाइफ के अंदर ना ये बड़ा मसला हो गया है कि हम बैठ के रिफ़्लेक्ट नहीं करते, यानी कि सोचते नहीं चीज़ों के बारे में। यानी कि अब आप जो टिपिकल आपके डाउन टाइम होते थे कि आप लेट से खाना खा रहे हो, खाना खाते हुए अक्सर आप देखते हो लोग अपना फ़ोन देख रहे होते हैं। इवन आप बाथरूम इस्तेमाल कर रहे होते हो तो वो फ़ोन तो लाजमी होता है। आप गाड़ी चला रहे हो तो कोई गाने लगे हुए हैं, कोई पॉडकास्ट आप सुन रहे हो। रात को सोते हुए भी अब अक्सर लोग जो हैं वो वीडियो सुन रहे होते हैं। अक्सर मैं लोगों से बात की है कि वीडियो लगा देते हैं पीछे, तो वो टाइम ही निकल गया जहाँ पे लोग बैठते हैं फिर यानी कि रिफ़्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में और दिन के बारे में। तो आई थिंक ये जो एक ट्रेंड बन गया हुआ है कि मैं घंटा निकालता हूँ सेल्फ़ लव और सेल्फ़ हीलिंग के लिए, वो इसकी निशानदेही है कि हम इतने स्पीड ऑफ लाइफ, हाँ, बिज़ी हो गए हैं, हम इतने इंगेज्ड होते हैं हर वक्त। ये पहली इनिशियल जो इंटरेक्शंस थी ना ऑफ विद ये जो कीड़े हैं ना, ये जो बीमारियां हैं ज़हनी, ये न्यू एज रिलीजन की, ये तभी पैदा होना शुरू हुई हैं। ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी फिनोमिनॉन्स हैं। असल में ह्यूमन बींग्स नहीं कंपैटिबल हो पा रहे विद मॉडर्निटी बेसिकली, यानी सबर्बन एंड अर्बन लिविंग जो है, इंडस्ट्रियल लिविंग जो है, हमें नहीं सूट कर रही। और आम तौर पे चीज़ें जो होती हैं वो फिज़िकल अमराज की शक्ल में नज़र आती हैं। ये ज़हनी मर्ज़ जो आ रहे हैं, नींद नहीं आती, सो नहीं पाता, सो जाता हूँ तो उठ नहीं सकता, ओवर वेट हूँ, बहुत खा लेता हूँ, नहीं खाता, कम खाता हूँ, इस तरह की बीमारियाँ और मेलोडीज़ एग्जिस्ट करती थी हमेशा से। लेकिन इनकी जो एब्सोल्यूट एग्जैसरबेशन हुई है ना, इसका ताल्लुक मॉडर्निटी के साथ है। बहरहाल ये एक हिपी मूवमेंट पर अच्छी एक हमारा एक असाइड आ गया, लेकिन वापस इस पे आते हैं फिर अब। अच्छा, MK अल्ट्रा जो है उसकी ये चर्च कमीशन बैठती है और वो इस पे तहकीक शुरू करती है कि CIA जो है वो ये काम कर रहा है, तो इनको फिर क्या प्रूफ मिलती है कि ये काम वाकई हो रहा था? एक सस्पिशन है कि बे ऑफ पिग्स के बाद काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तबाह कर दी गई थी MK अल्ट्रा की। ये कंफर्म चीज़ नहीं है, ये एक बहस दी जाती होती है कि आग लग गई थी फैसिलिटी, इन्होंने बहुत फैसिलिटी तबाह कर दी थी। बे ऑफ पिग्स एक ऑपरेशन था जो प्रेसिडेंट कैनेडी जो साहब थे, रॉबर्ट कैनेडी जूनियर, क्या नाम था उनका? जॉन एफ कैनेडी। रॉबर्ट एंड कैनेडी जो जॉन एफ कैनेडी साहब जो थे, उनके ज़माने में एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें क्यूबा के अंदर CIA के बैक टेक कू करवाना चाह रहे थे वो, कि जो लोग क्यूबा के पनाह लेके अमेरिका के अंदर आ चुके हुए थे ना, उनको CIA आर्म करके और ट्रेनिंग दे के हमला करवाना चाह रही थी क्यूबा के ऊपर। बट उनकी इंटेलिजेंस लीक हो गई थी और जो बैकिंग थी एरियल सपोर्ट की शक्ल में, यानी एरियल बॉम्बिंग देनी थी अमेरिकन ने और ऑन ग्राउंड लड़ना था क्यूबन रेबल्स ने।
एयर सपोर्ट जो है वो कैनेडी ने खींच ली थी, बिकॉज कैनेडी वाज वेरी एंटी मिलिटरिज्म और इस तरह की जो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ थी ना अमेरिकन की और CIA की। और इनफैक्ट कैनेडी तो ये भी कहता था कि मैं CIA को वॉर टाइम में डिसबैंड कर दूंगा, यानी वॉर टाइम जो मैं इंटेलिजेंस है वो आर्मी को दे दूंगा और पीस टाइम के लिए मैं इसको डिसबैंड कर दूंगा। मैं तो ये नहीं अलाउ कर सकता कि जितना बड़ा ये जिन बन गया। और वन ऑफ द सस्पिशंस भी यही दी जाती है कि कैनेडी के फिर सब्सिक्वेंट मर्डर में, असैसिनेशन में CIA का भी और FBI का भी एक रोल था। मैं बात इससे काट रहा हूँ बस ये कंफर्म करने के लिए कि 1973 में जब चर्च कमीशन बैठा था इस पर तहकीक करने के लिए, तो CIA का जो डायरेक्टर था रिचर्ड हेल्म्स, उसने उसी वक्त ऑर्डर कर दिया था कि MK अल्ट्रा की जितनी भी फाइल्स हैं वो तबाह कर दी जाए। राइट, ऑन रिकॉर्ड चीज़ है, ये विकीपीडिया पे भी आप देख सकते हैं। और बल्कि CIA के साथ रिचर्ड हेल्म्स का इंटरव्यू है जिसके अंदर वही चीज़ कंफर्म करता है। राइट, यानी बेसिकली जो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अब पब्लिक व्यू में नहीं है, जो मैं बाद में भी इनके ऊपर आऊँगा कि मुझे शक होता है कि यहाँ वो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। तो हम एक्चुअली अब इनके ऊपर बात कर लेते हैं कि जो एक्चुअल प्रोसीजर्स इन्होंने एम्प्लॉय किए हुए थे इसको रिसर्च करने के लिए, जो पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। ये क्या करते थे कि ये अनविलिंग सब्जेक्ट्स पे या अनविटिंग सब्जेक्ट्स पे ये वर्किंग करते थे। इसमें ये प्रैक्टिस कर रहे थे इंटरोगेशन टेक्निक्स, इसमें ये प्रैक्टिस कर रहे थे इनको डिस्क्रेडिट कैसे करना है, यानी एक बंदे को अगर गंदा करना है मशहूर लोगों के अंदर कि यार ये फारिग आदमी है, तो तब ड्रग्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसमें CIA के अपने पर्सनल महफूज नहीं थे, यानी अपनी जूनियर ऑफिसर्स और लोअर स्टाफ के ऊपर भी ये फोर्सिबली ये ऑपरेशंस किया करते थे। जो कंक्लूजन हमारे तक पहुंची ना चर्च कमेटी के अंदर, वो थी कि यार ये अनरिलायबल आउटकम्स यील्ड करते थी, यानी डिज़ायर्ड आउटकम मिल जाता था ड्रग्स के इस्तेमाल से, लेकिन अनरिलायबल होता था, यानी उसको आप रिपीटेडली नहीं करवा पाते थे। एक दफ़ा हो जाता था कि सब्जेक्ट A है, उसको ड्रग्स दिए तो उसने सही रिस्पांस दे दिया, सब्जेक्ट B पे नहीं उसने दिया। यानी एक इसके अंदर ये वो बात है जो हमें इन्होंने बताई है। जैसे आपने बताया कि एक मेजॉरिटी डेटा इन्होंने अपना वेस्ट कर दिया था। अब आते हैं जो एक्चुअली उनका गोल था, वो था कि हिप्नोसिस के ज़रिए हम एक मंचूरियन कैंडिडेट तैयार करें। मंचूरियन कैंडिडेट बेसिकली वो होता है जो एग फ्राइड राइस के ऊपर आपको लाल सालन के साथ नहीं, मंचूरियन कैंडिडेट एक किताब है, थ्रिलर टाइप नावल है 1960s की मेरे ख्याल में। उसमें स्टोरी ऐसी होती है कि एक सियासी फैमिली का लड़का सोवियट्स के उसमें फंस जाता है जाल में, और उनके लिए अनविटिंग या अनविलिंग उनका एक इन्फॉर्मेंट या उनका फ़ायदा देने वाला बन जाता है। इसमें फिल्म भी बनी हुई है, मैंने 2004 या 8 की वो फिल्म है, मुझे याद नहीं आ रही, देखी होगी तूने। मैंचूरियन कैंडिडेट बेसिकली इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन असैसिन, या कुछ सियासी बंदा जो आपके इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाए और अपने ही मुल्क का नुकसान कर ले। तो दे वांटेड टू हिप्नोटाइज पीपल, सजेस्टिव जो वो होती है ट्रेनिंग, उसके थ्रू के लोग एक परफेक्ट मैंचूरियन कैंडिडेट बने कि वो काम अपनी मर्जी के बगैर कर दें किसी ट्रिगर के साथ, यानी कोई क्यू या कोई ट्रिगर उनको दिया जाए और वो XYZ ABC काम सरअंजाम दें, और उनकी मेमोरी भी वाइप हो जाए, यानी उनको फिर इंटरोगेट भी नहीं कर सकता कि यार मतलब तुम्हें किसने कहा, तुम्हें किसने ट्रेनिंग दी तुम्हें, यानी वो एक बिल्कुल पागल सा बंदा हो। राइट, जब वो चाहें तो उसका जहन भी खो बैठे। और मैं फिर से स्ट्रेस करना चाहूँगा कि ये हम नहीं कह रहे, ये CIA की जो तहकीक की थी अमेरिकन चर्च कमेटी ने, उसने ये बात बताई। हम ये कमेंट्स में रेफरेंस लगा लेंगे और आप खुद भी गूगल का इस्तेमाल करें, बड़े हो जाएं अब आप। दूसरा था ब्रेन वॉशिंग से मुराद के ऑल्टरिंग या कंप्लीटली फिनिशिंग द एग्जिस्टिंग बिलीव्स एंड वैल्यूज़ एक बंदे का, यानी एक बंदे के कोई अखलाकी जिम्मेदारियाँ, कुछ सोच, कोई कंपस है मॉरल, उसको हमने कैसे ब्रेक डाउन करना है और नए इंट्रोड्यूस कर ना पाएँ, लेकिन पिछले हम उससे ऑल्टर कर लें या उससे खो बैठे। अब इसको सरंजाम देने के लिए उन्होंने इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया। अब वो सारी चीज़ें हो गई मेरी रिडैक्ट, जब उन्होंने फाइनली तबाह कर दी। अब वो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स थी नहीं पता, रेडिएशन का इस्तेमाल करते थे किसी किस्म की, और पर ये हमें कैसे पता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स? इतना मेंशन मिल जाता है आपको
जो फाइल्स पब्लिकली अवेलेबल थी इतना मेंशन मिल जाता है, इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता है कि क्या तरीक़ेकार होते थे। और रेडिएशन को और रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करके किसी के जहन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एटमॉस्फेयर को इन्फ्लुएंस करके उसके जहन को ख़राब करना। लेकिन इसकी एक और मिसाल मिलती है, यानी मैं अब पीस टुगेदर करूँगा कि इधर रिपोर्ट में एक चीज़ है लेकिन कहीं और कोई खबर ऐसे मिलती है कि वो चीज़ इसमें फिट बैठती है, यानी इनकी अपनी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रह जाएगी ऑन इट्स ओन। आपको हवेना सिंड्रोम के बारे में पता है? हाँ जी, सुना है कभी? हवेना सिंड्रोम में एक बेसिकली हवेना जो क्यूबा के अंदर शहर है उसके अंदर काफ़ी ना खिचड़ी होती थी, यानी सोवियत स्पाइस भी वहाँ आए होते थे, अमेरिकन स्पाइस भी आए होते थे, इंटेलिजेंस के ऑपरेशन भी चल रहे होते थे, बैकडोर डिप्लोमेसी भी हो रही होती थी, और बड़ा वो अजीब सा। और बाकी क्यूबा तो बंद था, आप जा नहीं सकते थे लीगली, तो सिर्फ वो उसके अंदर आके ना उसी शहर के अंदर, छोटे से शहर के अंदर, वहाँ प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत चलती थी, लोगों को हनी ट्रैप करने के लिए उन्होंने बड़ी खूबसूरत औरतें वहाँ रखी होती थी फंसाने के लिए, रशियंस के डिप्लोमेट्स को, अमेरिकन के डिप्लोमेट्स को, अमेरिकन के अपने होते थे ड्रग्स के चैनल्स। और ये बड़ा अजीब सी कोई मतलब एक हवेना के अंदर रिपोर्टेड मेंटल डिसऑर्डर है, उसको कहते हैं हवेना सिंड्रोम। अच्छा। और वो CIA ने कुछ लीक्स के अंदर एडमिट किया हुआ, और वहाँ से पता लगा हुआ है कि वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए बंदे को पागल कर देते थे। ये आप खुद गूगल कर लें, जब आपको पता लगेगा हवेना सिंड्रोम। मैं इस पर और बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले ही लोगों ने कह दिया हुआ कि ये बंदा पागल है, आप खुद गूगल करें। तो ये इस पे मुझे कुछ चला कर 50-70s में रिसर्च की इन्होंने और आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको हवेना सिंड्रोम के रीसेंट केस भी मिल जाएंगे। एक और चीज़ ये कि इस टाइम, जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया कि ये काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और डॉक्टर्स और इन प्रोफेशनल्स को इस्तेमाल कर रहे थे, और इसमें आई थिंक बड़ा एक मशहूर केस हुआ था जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड LSD एक्सपेरिमेंट्स के। हार्वर्ड के अंदर 2 प्रोफेसर्स थे, उनके नाम मेरे जहन से निकल गए हैं, टिमोथी लेरी और रिचर्ड एल्पर्ट, 2 प्रोफेसर्स थे। राइट, ये 2 हार्वर्ड के प्रोफेसर्स थे, और इन्होंने बड़े शौक से ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट की थी जहाँ इन्होंने लोगों को LSD एडमिनिस्टर की थी, और फिर उन्होंने रिसर्च की थी कि इसका क्या इफेक्ट। अनविलिंगली भी और अनविटिंगली भी, दोनों तरीक़ों से। अनविलिंगली तो मैं नहीं कहूँगा कि इन्होंने की, पर अनविटिंगली शायद की, कि लोगों को पूरी तरह नहीं पता था कि इस ड्रग का क्या इफेक्ट होगा। और उसमें काफ़ी लोग थे जो क्योंकि साइकेडेलिक ड्रग्स का डिफरेंट इफेक्ट होता है डिफरेंट लोगों पे, कुछ लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कुछ लोग घबरा जाते हैं। अच्छा, इन्होंने जब ये ड्रग्स एडमिनिस्टर करना शुरू किए, पहले तो इन्होंने ख़ुद भी अपने ऊपर भी टेस्टिंग की। उस टाइम पे LSD उस तरीके से कंट्रोल्ड सब्सटेंस नहीं था अमेरिका के अंदर, आपको इजाज़त थी कि आप इसको साइंटिफिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और LSD के जब डोसेस हाई होते हैं तो वो लोग बड़े रिपोर्ट करते हैं कि उनको स्पिरिचुअल और मिस्टिकल किस्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं। कभी कभार वो ये भी कहते हैं कि हमें बहुत एक डीप अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग मिली, यानी कि हमने चीज़ों को एक ऐसे नज़रिए से देखा जो पहले हमने सोचा ही नहीं हुआ था। तो वो जो 2 प्रोफेसर्स थे वो बहुत हक में थे इसके। पहली चीज़ कि वो कहते थे कि इससे ना आपको कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगा और डीप इंसाइट मिलेगी ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में, आपको अपने बारे में पर्सनल उसको एक लेवल पे वो रखते थे। और उनमें से एक जो दूसरा, और ये दोनों जो थे बाद में हार्वर्ड से निकाल दिए गए थे क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, मॉरल सवाल उठ के कि आप लोगों को ड्रग्स दे रहे हो और आप फिर ऊपर से प्रमोट भी कर रहे हो। क्योंकि साइंस में तो ये होता है ना कि आप एक ड्रग देते हो और फिर आप देखते हो, या कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप उसको करके देखते हो कि उसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है। इनका ये था कि यार ये पहले से थोड़े से बायस हैं, क्योंकि ये इतनी तारीफ़ कर रहे होते थे LSD की कि इसको इस्तेमाल करें और इससे आपको बेसिकली ये रिप्लेसमेंट रिलीजन है ना, दिस वाज द न्यू रिलीजन। एग्जैक्टली। तो इनमें से एक जो प्रोफेसर था लेरी, आई थिंक, दूसरे का क्या नाम था, रिचर्ड एल्पर्ट। इनमें से एक जो प्रोफेसर था रिचर्ड एल्पर्ट, वो इंडिया चला गया था क्योंकि हार्वर्ड ने उसको निकाल दिया था, और इंडिया जाके उसकी वहाँ पे मुलाकात हुई नीम करोली बाबा से, और उसने नाम भी इसको दिया था रामदास। हिंदू उसका वो डिसाइपल बन गया था, उसका डिसाइपल बन गया ये न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में ये पेगनिज्म और ये छू मंतर और अदर वर्ल्ड और स्पिरिट्स, ये इनकी अट्रैक्शन होती है। तो
अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये, और ये मैं देखता हूँ कि हार्वर्ड की ना एक काफ़ी लंबी लेगेसी है ईस्टर्न, और ये ईस्टर्न रिलीजन्स एक्सप्लोर करने की, बुद्धिज़्म और हिंदुज़म, और काफ़ी इनके लोग जो हैं प्रोफेसर्स वो इंडिया आके एक इनकी मेडिटेशन के ऊपर भी मुझे याद है कुछ 3 प्रोफेसर्स थे, उनकी मैंने किताब पढ़ी थी, और हार्वर्ड में क्लियरली काफ़ी एक कल्चर था इस चीज़ का। राइट। तो ये जो ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, कि आप दुनिया को एक ऐसे तरीके से तस्वर करना शुरू कर देते हो जो नॉर्मल उससे एक्सपीरियंस से बाहर होता है। जी। तो इसका आपको लगता है कि कोई सिग्निफिकेंस है, इसको स्टडी करना चाहिए, इसमें कोई यानी कि कोई इल्म इस चीज़ से हम हासिल कर सकते हैं? यार मुझे तो पर्सनली लगता कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अब ये की ना CIA ने रिसर्च हेलुसिनोजेनिक्स पे और ड्रग्स पे, अपर्स पे, और इसका रिजल्ट क्या निकला है? आर्ट निकली हैप्पी मूवमेंट की, म्यूज़िक निकला उसका। आई मीन ये वो वाली बहस है कि ये इसका रिजल्ट थे या सिंपली जो उस एरा की आर्ट और म्यूज़िक और कल्चर और आर्किटेक्चर था वो इससे इंस्पायर हुआ। यानी आप फ़र्क समझ रहे हैं ना? यानी उस ज़माने में कुछ ना कुछ आर्ट निकलनी थी, कुछ ना कुछ इस एक्सप्रेशन उनका होना था। इस तरह ये डाडाइज़म जो है और ये जो अजीब विगली सी जो आर्ट होती है, साइकेडेलिक टाइप पेंटिंग्स होती हैं, ये सारी उसी एरा के एक के बाद एक इन्फ्लुएंस होते आए हैं। तो इट बिकम्स एन आउटसाइडर ऑफ द कल्चर, आई फील लाइक। यानी एक आउटसाइड फोर्स बन जाती है ऑन द कल्चर। वेदर नॉट उसका रिजल्ट एक अच्छी जगह जाता है कि मैं आई एम नॉट टू से, यानी ऑब्जेक्टिवली ये एक्सप्लोर करने से क्या इंसानों को फ़ायदा हुआ है तो मुझे बता दें। अभी तक तो कुछ भी वाज़ेह नहीं हुआ, हालांकि लाइक जिस हमने बात की 50 से इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं कमर्शली, रिक्रिएशनली, रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए। उसके अलावा क्या तारीख़ में ऐसे माशरे थे जो इस्तेमाल करते थे हेलुसिनोजेनिक्स को अपनी मजहबी या डेली लाइफ के अंदर या अपनी सोशल कम्युनल लाइफ के अंदर? तो क्या उनके एंड्स क्या निकले? आप मिसाल के तौर पे सोमा ले लें, जो हिंदुज़म के पुराने स्क्रिप्चर्स के अंदर है, जो मून से ड्रिंक्स आती हैं, वो कोई गॉड्स लेके आते हैं और उनको वो पीते हैं, तो फिर उससे वो कुछ क्या निकला, उससे क्या निकल गया इतना शानदार? सब माशरे वो ख़त्म हो गए हैं। साउथ अमेरिका, मेजो अमेरिका के अंदर जो ये जो मेंढक होता है उसके वो जो जहर निकाल के वो लगाते थे, और मुख्तलिफ इस तरह के वो DMT टाइप जो पौधों से भी वो सिंथेसाइज करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पिरामिड बना लिया, तो क्या हो गया? आई मीन व्हाट ये दिस आइडिया ऑफ कि कोई सम डायरेक्ट लिंक है बिटवीन। अब इजिप्शियंस के बारे में भी साइकेडेलिक्स का बहुत इशारा मिल रहा है कि इजिप्शियंस भी कोई ब्लू फ्लावर था, कोई नाइल रिवर का स्पेशल, और वो उनकी कब्रों में भी मिलता है बाय द वे, इनके साथ इनको दफन किया हुआ है, कि वो स्पेशल उनका शौक था, उससे कोई वो मेडिसिनल हेलुसिनोजेनिक बनाया करते थे और उसके वो दौरे और उसको वो इंजॉय भी करते थे। आई थिंक ये अल्लाह के दीन की रिप्लेसमेंट होती है हर ज़माने में। हर ज़माने में पेगन्स जो है ना, वो गॉड का जो गिवन एक्सपीरियंस है ना, उसके बियॉन्ड वो समथिंग मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस करना चाह रहे होते हैं, बट उस चैनल के थ्रू नहीं जो अल्लाह ने प्रिस्क्राइब किया होता है। इवन इस्लाम के अंदर भी अगर आप देखें तो, या किसी भी क्रिश्चियनिटी के जूडाइज्म के अंदर भी देखें तो, उनके अंदर भी नॉस्टिक ट्रेडिशन साथ साथ चल रहा होता है, जो इsoteric स्पिरिचुअल ट्रेडिशन होता है, जो लेटर ऑफ द लॉ से कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। यानी सूफीज़म, जो बहुत एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ सूफीज़म हैं मुसलमानों के अंदर, उनके ना नमाज से कोई ताल्लुक़ है, ना रोज़े से कोई ताल्लुक़ है, ना कोई कानून के साथ ताल्लुक़ है, ना कोई प्रॉफिट्स के साथ, ना हदीसी किताबों के साथ, ना कुरान के साथ। उनके अपने ही एसोटेरिक ट्रेडिशंस हैं, मंतर हैं उनकी, कुछ ख़ास कुछ कलाम है, कुछ उनकी ख़ास कोई इबादत की प्रैक्टिसेस हैं, उठना है, बैठना है, सांस ऐसे लेना है। दे आर ऑल ऑब्सेस्ड विद ब्रीदिंग टेक्निक्स। अगर आप नोट करेंगे अक्रॉस द बोर्ड आपको ये मिलेगा कि स्पिरिचुअल जो इस तरह की काउंटर प्रैक्टिसेस हैं ना, जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन के हमेशा अगेंस्ट खड़ी हुई होती हैं, वो ब्रीदिंग को और कुछ फिज़िकल और मेटाफिज़िकल के दरमियान कुछ रिलेशनशिप, यानी आप फिज़िकली अपने आप को ऐसे अल्टर करें बायोकेमिकली, सांस के ज़रिए, सांस को रोक के, सांस को खींच के, सांस को छोड़ के, या कुछ ड्रग्स इंड्यूस करके अपने अंदर, तो आप उसको और मेटाफिज़िकल की दीवार को, पर्दे को आप गैप करें, यानी गैप को कम करें। और वो अक्सर आपको मज़ाहिब के अंदर भी ये बात मिलती है कि ये जो ये है,
जहाँ पे पाइनियल ग्लैंड अब होता यहाँ नहीं है, होता तो अंदर है वो खोपड़ी के, यानी बिल्कुल सेंटर पॉइंट में होता है वो, लेकिन वो आता इस डायरेक्शन में है तो वो इसको थर्ड आई कहते हैं। और कि आप थर्ड आई खोलें अपनी और आप चाक्रास अवेकन करें, ये सारों में कॉमन है। बुद्धिज़्म में है, हिंदुज़म में है, पुराने जो फोक पेगन रिलीजन्स हैं, आप इवन टूल का म्यूज़िक आप देखें तो उसमें भी है, टूल के म्यूज़िक में भी है। अगर आप यूरोप के पुराने पेगन्स को देखें तो वो ये सिलोसाइबन जो ये मशरूम होता है खाते थे इसको, जो रेड होता है, क्या मस्कीरा, एमनीटा मस्केरा, अब उसका साइंटिफिक नाम मुझे हिफ्स नहीं है, नाम है आई थिंक। रेड रंग का होता है, उसमें वाइट डॉट्स होते हैं। वो फादर क्रिसमस की मिथ वहाँ से आती है बाय द वे। जो जितने भी कार्टून्स के अंदर मशरूम्स होते हैं हमेशा उन पे रेड डॉट्स, रेड और वाइट डॉट्स होते हैं, वो एमनीटा मस्केरा है और वो सिलोसाइबन मशरूम है मेन, वो है। और एक वाइट रंग का मशरूम होता है, उसमें मेन सिलोसाइबन होती है। ओके, तो ये पुराने हेलुसिनोजेनिक्स हैं। सिलोसाइबन का वैसे एक पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि अगर आप ले के आपको एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो उस पर और आप सिगरेट से एडिक्टेड हो या निकोटीन से एडिक्टेड हो, तो 70% सक्सेस रेट के साथ। ये बात है वो कि ना क्या इनसे दवा पैदा हो सकती है आई थिंक दवाइयाँ तो देखना, अल्कोहल भी आप रब करते हैं ना वुंड्स के ऊपर, फिर तो कुछ दवाइयों को सिंथेसाइज करने के लिए अल्कोहल चाहिए होती है, तो दवा के तौर पे तो कोई हर्ज नहीं है। मैंने एक दवाई दी, इसके इस तरह का एक और है अफ्रीका में, आइबोगेन कहते हैं उसको, आइबोगा प्लांट से आता है वो भी इसी तरह का हेलुसिनोजेनिक है, हैवी किस्म का। उसकी भी 2-4 घंटे की कोई पूरी एक वो सेरेमनी होती है। वो भी ये ड्रग एडिक्शन, हेरोइन और सिगरेट और इन चीज़ों के लिए लोगों को वो, तो इट कैन एग्जिस्ट। अच्छा नहीं, बट इससे पहले ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है जो आप कह रहे थे ब्रीदिंग टेक्निक्स वगैरह की। एक मेडिटेशन का भी हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आया है रिसेंट टाइम्स में। बड़े बड़े जो टेक कंपनीज़ के CEOs हैं वो कहते हैं कि जनाब माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए और ये सब कुछ, कुंडलिनी योगा और तो मेडिटेशन के बारे में क्या स्टांस है? आई मीन इस्लाम के अंदर ऐसे तो नहीं एग्जिस्ट करती है, ये तो झूठ होगा कोई कह के बाकायदा। किसी सहाबी की या किसी की ऐसी मिसाल मिलती है कि मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए? कभी भी नहीं। एक ये है कि रसूल, ये सूफी भी कहते थे कि रसूलुल्लाह क्या करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही से पहले, ये अब सूफी कहते थे, मैंने तो कोई बात नहीं की, क्योंकि उनके यहाँ मेडिटेशन और ब्रीदिंग को करना। व्हाट अबाउट जो ये गारे हिरा, वही उसी को कहते हैं कि वो रसूलुल्लाह क्या करते थे इस्लाम से पहले, वही से पहले, तो वो इसी को अलूड करना चाह रहे होते हैं। लेकिन हमें कोई एविडेंस नहीं है इस बात की कि रसूलुल्लाह क्या इबादत करते थे। यानी वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली भी इबादत कर सकते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन वाली इबादत करते थे कि मून को देखते थे कि दिस इज़ माई लॉर्ड, और फिर कहते थे नहीं दिस इज़ नॉट माई लॉर्ड, ये चला जाता है। सन को देखते थे, यानी इसको सिंप्लीफाई करके लैंग्वेज में बताया हुआ है, बट आई थिंक ये कोई इंटेलेक्चुअल ज़्यादा एंडेवर लगता है कि फिलोसफाइज करना ज़्यादा लगता है दैन स्पिरिचुअल एक्टिविटी। मेरी अकल तो कहती है, क्योंकि हमें रवायतें मिलती हैं ऐसे कि रसूलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली बात करते थे कि ही वुड यानी ट्राई टू कंसेप्चुअलाइज। ये तो फिलोसफी की ज़्यादा मुझे एंडेवर लगती है, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज ज़्यादा लगती है, मोर सो देन स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। मेडिटेशन जो है या जस्ट जिन चीज़ों की आप मिसालें दे रहे हैं, चीज़ों में मिसाल दे रहा हूँ, मेडिटेशन इज़ मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, नहीं? या अच्छा, मज़े की बात यह है कि वही जो पहले मैं हार्वर्ड प्रोफेसर की बात कर रहा था, उन्होंने काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च की थी इसके ऊपर। 3 प्रोफेसर्स थे, ऑल्टर्ड स्टेट्स उस बुक का नाम है, अगर कोई पढ़ना चाहता है। उन्होंने बड़ी इन डेप्थ रिसर्च की। उसमें एक ख़ास एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने की ना, क्योंकि एक चीज़ उन्होंने ये रियलाइज़ की कि मेडिटेशन का जो इफ़ेक्ट होता है ना, वो प्रोपोर्शनल है कि आप कितने अरसे से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो। यानी कि आपको चंद हज़ारों घंटे जो हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हो मेडिटेशन अपनी ज़िंदगी में, तो आप जाके यानी कि कोई टॉप उसके लेवल पे पहुंच सकते हो। और जाहिर सी बात है बिकॉज़ आम इंसान जो है उन्होंने अपनी लाइफ जीनी होती है, वो इतनी देर नहीं कर सकते। पर जो लोग करते हैं वो मोस्टली ये तिब्बत के मॉन्क्स होते हैं। वो पूरी अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं जस्ट मेडिटेशन करने, ध्यान देने में। हाँ, वो बस बैठे रहेंगे, घंटों के लिए करते रहेंगे। तो एक ऐसी एक्सपेरिमेंट के लिए ना वो इनको लेके आए योगीज़, उनको वो कह रहे थे बुक में, आई हैव टू चेक अगर वाकई टिबेटन मॉन्क्स थे या कहाँ के थे। खैर दे वर ध्यान देने वाले बाबे थे।
बाबे थे, उनको वो लेके आए और उनको ना उन्होंने वो लगाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं पिकअप करते आपके माइंड की, वो उन्होंने मशीन्स लगाई, उन्होंने कहा कि आप मेडिटेट करना शुरू करो। तो बिफोर अच्छा आपका जो जहन है ना, आपका जो माइंड है, वो 3 किस्म के वेव्स गिव ऑफ कर सकता है। एक है अल्फ़ा वेव्स, एक होते हैं बेटा वेव्स और तीसरे होते हैं गैमा वेव्स। सिग्मा वेव्स जो हैं वो सिर्फ तब होते हैं जब आप एंड्रू टेट की वीडियोस लूप पे 10,000 घंटों के लिए देख लो। तो जो अल्फ़ा बेटा वेव्स होते हैं ना, वो नॉर्मल एवरीडे लाइफ के अंदर आपके फ्लक्चुएट करते रहते हैं। जो गैमा वेव्स होते हैं ना, वो तब आते हैं जब आपको एकदम से ना कोई बड़ी रियलाइजेशन होती है। जिस तरह अगर आप कोई पज़ल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो ना, और जिस एग्जैक्ट मोमेंट पे आप उस पज़ल को सॉल्व कर लेते हो, उसकी सोल्यूशन आपको आ जाती है, तो उस मौके पे गैमा वेव्स निकलते हैं जहन से। तो और वो बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, ठीक है, आम तौर पे। इन मॉन्क्स को उन्होंने जब बिठाया और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग लेना शुरू की, तो अल्फ़ा बेटा वेव्स वो आम बंदों के लिए की तरह दे रहे थे। जैसे वो उनको कहते थे कि अब आप मेडिटेशन शुरू कर दो, तो उनका जो दिमाग है वो बस गैमा वेव्स थ्रू आउट कंसिस्टेंटली बस देना शुरू कर देता था। ठीक है, यानी कि ये चीज़ नॉर्मली नहीं होती थी। बट आई डोंट थिंक दैट्स अ मेटाफिजिकल मिस्ट्री, दैट्स मोर ऑफ अ फिजिकल मिस्ट्री। नहीं, इट्स लाइक सेइंग कि लाइक एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है वो 50 किलो स्क्वाट कर लेता है, बट समबडी जो आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स ऑफ लेग ट्रेनिंग कर रहा है वो 200 किलो भी स्क्वाट कर सकता है विदाउट यानी ब्रेकिंग अ स्वेट, राइट। यानी द मोमेंट आप उसको कहोगे। सो फॉर एग्जाम्पल हार्ट रेट जो होती है ह्यूमन एवरेज क्या होती है? क्या होती है? 80 होती है। 120/80, 130/90। जो आपका सिस्टोलिक और डिस्टोलिक जो आपका अपर और लोअर होता है, द प्रेशर विद विच समझते हैं आप, बीपी जब समझते हैं। जो एथलीट्स हैं दे हैव बीन ऑब्जर्व्ड कितना बीपी तो पता है? 370/360 तक ऑब्जर्व हुआ है। अच्छा, मतलब हार्ट अटैक हो जाता है 180 पे, 180 के ऊपर इज 180/100, 180/120 इज लाइक द रेंज ऑफ द, जब आपका एबनॉर्मल हार्ट फंक्शन शुरू हो जाता है। बट एथलीट्स जो हैं दे हैव शोन हार्ट रेट्स जब वो इन द मोमेंट ऑफ एक्सरसाइज जो एबनॉर्मल है। ऑब्वियसली सस्टेन्ड वो कोई घंटों के ऊपर नहीं कर सकते, बट जो भी उनकी एक्सरसाइज की लिमिट होती है, यानी एक बंदा स्क्वाट करता है, एक बंदा वो करता है जो भी एक्सरसाइज करता है, तो मच लाइक हाउ दे कैन मैनिपुलेट देयर हार्ट टू बिकम फिजिकली बिगर एंड देयर लंग्स एंड उनकी आर्टरीज और वैल्व्स लिटरली बिग हो जाती हैं, तो वो इतनी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और इतनी वो ब्लड पंप इतना ज़्यादा उनको मिलता है, चाहे वो मस्कुलर एट्रोफी के थ्रू हो, चाहे वो कार्डियो एक्सरसाइज के थ्रू हो। तो आई थिंक ब्रेन भी उसी तरह ही है, यानी जो बंदा योगी है या कोई ध्यान देने वाला है, सूफी है, तो आई थिंक इट्स अ सेक्युलर एंडेवर, आई डोंट थिंक इट्स अ रिलीजियस वन। I don't find it to be a spiritual endeavor. It is secular. इसको फिर क्यों इतना जोड़ा जाता है उसके साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ? Humans are not very bright on the average. तो अगर कोई इंसान डेप्थ ऑफ विजन या कोई बहुत गहरी बात या कोई गहरी सोच एग्जिबिट करता है तो उसको वो मजहबी जादू ही समझते हैं। फिजिकल एंडेवर्स का ऐसे नहीं है, बट मेंटल के, यानी अगर आप देखो तो साइंस और रिलीजन का इतना रिलेशनशिप क्यों है? अगर साइंस हैज टू डील विद द फिजिकल नॉट विद द मेटाफिजिकल, लेकिन आप एक इंटेलिजेंट आदमी को ऑलमोस्ट मजहबी नज़र से देखते हो। द माइंड इज मिस्टिफाइंग ना, असल में तो इट्स जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्गन। यानी एक योगी जो है या एक जो वो है बुद्धिस्ट मॉन्क है, उसने रहबानियत चुन ली है, वो रहता ही घंटों के लिए, वो ना वो सेक्स में इंगेज करता है, ना वो खाता है बहुत लग्जूरियसली, वो भूखा भी रखता है अपने आप को, उसका सिर्फ पर्पस है कि वो 7-8 घंटे, यानी थिंक अबाउट इट, आपकी जॉब जो है, कैन एनीवन बीट यू एट योर जॉब? नो, बिकॉज तू आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स ऑन एंड ये कर रहा है। तो आई डोंट फाइंड इट पर्टिकुलरली इम्प्रेसिव, एंड इट्स एज इम्प्रेसिव टू मी एज जो बंदा स्क्वाट करता है 210 किलो। इट्स वेरी इम्प्रेसिव, बट इट्स नॉट एनीथिंग रिलीजियस फॉर मी। यू थिंक हमें कोई ड्रग यूजर्स इस पॉडकास्ट पे लाने चाहिए? आई मीन मे बी या दे कैन टॉक अबाउट एक्स ड्रग यूजर्स, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात। असली में दिस मच इज क्लियर कि हेलुसिनोजेनिक्स ड्रग्स मोस्टली एडिक्टिव नहीं है, या नेसेसरली हो सकते हैं बट नेसेसरली नहीं है। बट और MK अल्ट्रा में भी शायद उनका फोकस इन पे इसलिए था क्योंकि ये ऑल्टर कर देते हैं आपकी स्टेट ऑफ माइंड को,
तो द लाइकलीहुड कि आप उस सजेस्टिव मोड के अंदर आ जाएं उसके अंदर, तो वो हायर है। तो उन्होंने फिर हर किस्म की वेपन इख्तियार करनी थी। कमिंग बैक टू MK अल्ट्रा, तो इनकी क्लासिकल भी मेथड्स थे बाय द वे, यानी लिटरली पकड़ के फैंटी भी लगाया करते थे विक्टिम्स की, और उनको स्ट्रेस पोजीशन में भी डाला करते थे। तो टॉर्चर की रेगुलर टेक्निक्स भी थी MK अल्ट्रा में, बट दे वांटेड टू डेवलप समथिंग मोर, समथिंग बियॉन्ड द रेगुलर, के लोगों को स्ट्रेस करो, सोने ना दो, पिटाई करो, सांस रोको उनका, जो भी। एक इन्होंने डेवलप की थी कि हाइपोथेटिकल सिनेरियोज क्रिएट करते थे, और आपको बेसिकली मिसाल तौर पे आपको कन्विंस कर लेते थे कि आपके बीवी बच्चे उनके पास हैं और वो साथ वाले कमरे में, और उनको वो टॉर्चर करने लगे हैं। तो इस तरह के हाइपोथेटिकल सिनेरियोज क्रिएट करके भी लोगों को वो इंटेरोगेट करके ब्रेक करते थे। अब एक सोच जो आपकी कहती है कि यार ये देखो ना, ये तो पुरानी बातें हैं 50-60s में, अब तो कहाँ होता है ये सारा कुछ आपने इन एक्शन देखा है इन वेयर ग्वांतानामो पे। आप ग्वांतानामो के कोई भी लीक्स देखें, चाहे वो विकीलीक्स के लीक्स हों, चाहे वो अपने स्टेट डिपार्टमेंट के जो एडमिटेड अमेरिका के हैं टॉर्चर प्रोग्राम्स, एनहांस्ड इंटेरोगेशन प्रोग्राम, टॉर्चर प्रोग्राम, उसमें स्ट्रेस पोजीशंस, यानी वो सीख के आ रहे हैं 50 से 60s से, और वो आके अप्लाई हो रही हैं 80s और 90s और 2000s में। बीटिंग्स, ऐसे बेजा की पिटाई नहीं, एक बड़ी ख़ास तरीके से पिटाई करना बंदे की कि वो रिकूपरेट भी कर जाए और वो आपको अपना जो भी सच है वो भी निकल दे। और फिर बिहेवियर अल्टरेशन करने के लिए हाइपोथेटिकल सिनेरियोज क्रिएट करना, ससेप्टिबिलिटी क्रिएट करना उनके अंदर, तो उसके लिए सेंसरी डिप्रिवेशन करना। अब सेंसरी डिप्रिवेशन क्या है? आजकल आपको पता है सेंसरी डिप्रिवेशन के बारे में? कभी सुना है ये लफ्ज़ आपने? सेंसरी डिप्रिवेशन की आज एक कमर्शियल प्रोडक्ट है कि टैंक होता है, वो टब की तरह का टैंक होता है, उसमें वो पानी भर देते हैं नमक वाला, तो उसकी वो बायंसी ऐसी हो जाती है कि आप फ्लोट करते हो और आपको फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस मिलता है। और उसके अंदर यूजुअली को साउंड प्रूफिंग भी हुई होती है डब्बे के अंदर, और इतना अंधेरा होता है, यानी बिल्कुल भी सटल लाइट भी नहीं आ रही होती, तो आपको एक फीलिंग आती है कि आप देख नहीं सकते कुछ भी, आप सुन नहीं सकते कुछ भी, और आप सॉर्ट ऑफ मूवमेंट वाइज भी कोई भी ग्रेविटी की फोर्स को अपने ऊपर इफेक्टिवली नहीं फील कर पा रहे होते, आप लाइट वेटलेसनेस फील कर रहे होते हो। लोगों ने मेडिटेशन के लिए यही इंट्रोड्यूस किया ना भाई, ये टॉर्चर टेक्निक थी CIA की, लोगों को ससेप्टेबल बनाने के लिए, कि उस मोमेंट में आप इंतहाई सजेस्टिव होते हो। इसको आपने अगर लाइव इन एक्शन देखना है MK अल्ट्रा के बाद, तो ग्वांतानामो में अगर आप द यार्ड देखें, जो उनका यार्ड होता था, वहाँ पे वो स्पेशल गॉगल्स जो एक भी सूतर रोशनी नहीं अंदर आने देती, और स्पेशल हेडफोन्स जो बीट्स बाय ड्रे के भी वो दादा अबू थे कि वो अंदर एक भी आवाज़ नहीं अंदर आने देते थे, वो पहना के आपने देखा है कि उनको बांध के जब धूप में रखते थे कई हफ्तों के लिए, आपने फोटोज देखी होंगी ग्वांतानामो में, सेंसरी डिप्रिवेशन करके उनकी जहनी हालत ख़राब करते थे, स्लीप डिप्रिवेशन करके, सेंसरी डिप्रिवेशन करके, फिर हाइपोथेटिकल सिनेरियोज क्रिएट करते थे। साथ वाले कमरे में औरत की आवाज़ें खौफनाक से निकालते थे कि वो टॉर्चर हो रही है या मोलेस्ट हो रही है या रेप हो रही है, और वो आपको फ़ोटो दिखाते थे आपकी बीवी बच्चों की, वो कहते थे यार पकड़ के इन्होंने किधर से किधर ले आए हैं। इनको मेंटली ब्रेक करने के लिए हर किस्म का हथकंडा, ये प्रीकर्सर ट्रेनिंग सारी आपको नज़र आती है। तो ये 50s में ऑफिसर थे, कहीं मर खप गए होंगे, बट लेगेसी वही चलती आती है। ये जो तस्वुर है ना कि नहीं जी वो पहले अफसर थे जी, वो फलाना था या वो ऐसे था, यानी मिसाल तौर पर पाकिस्तान में एक तस्वुर है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इंटरफियर करती है पॉलिटिक्स के अंदर, चाहे वो सिविल इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो। अगर आपको लाख बार मुंह पे कहें वो कि नहीं हम तौबा कर लेते, हम नहीं करते, पहले लोग करते थे, आप बिलीव करेंगे? नहीं बिलीव करेंगे। तो इस तरह CIA उन्होंने 30 साल ऑपरेशन चलाए कि वो लोगों को, जब तक वो पकड़े नहीं गए, ये उन्होंने खुद आगे नहीं एडमिट किया कि यार हमने से गलती, वो भी उन्होंने मेजॉरिटी फाइलें तबाह कर दी अपनी कि पता ना लग जाए हम क्या क्या करते रहे हैं। MK अल्ट्रा के प्रोजेक्ट, आई वुड से MK अल्ट्रा वाज अ सक्सेस। ये प्रेजेंट इसको करते हैं CIA, जब रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी कि जी मोस्टली इनकंक्लूसिव एविडेंस थी, कुछ नहीं जी, पता ही नहीं लगा, सब बकवास है, ये सब एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, आपको हर चीज़ हल्की 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 झलक में सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। केमिकल सजेशन के थ्रू, मैं ये कहूँगा कि इंसानों को इस तरह इन्फ्लुएंस करना और कंट्रोल करना इतना इजी आसान काम नहीं है।
आई थिंक इनको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं एक मंचूरियन कैंडिडेट तैयार करने के लिए। 30 साल मतलब वेरी एक्सपेंसिव होता होगा, आई एग्री विद यू। एक और टाइम भी प्रॉब्लम, बहुत टाइम लगता होगा, 10 साल 5 साल टॉर्चर करना बंदे को। छोटे बच्चे जल्दी हो जाते हैं ना, इसलिए तो ये टेररिज्म। आप देखें इवन साउथ अमेरिका में जब CIA ऑपरेशंस कर रहे थे, तो ये सैंडिनिस्टास और कॉन्ट्रास की जो लड़ाई चल रही थी, इसकी ट्रेनिंग में भी आप जाके देखें, इन्होंने वो लगाया था ना नाटसी ऑफिसर। पेपर क्लिप में एक इनको नाटसी ऑफिसर मिला था, उसका नाम था स्ट्रॉस बारबी, मेरा ख्याल है, बुच्चर ऑफ पेरिस। बारबी? हाँ, उसका नाम बारबी था, बुच्चर ऑफ पेरिस। बहुत खूबसूरत था वो। उसकी ये कहीं साउथ अमेरिका में पोस्टिंग थी, ये प्लीज़ गूगल कीजिएगा, चेक कीजिएगा। वो बच्चों को पता कैसे ट्रेन करता था अमेरिकन के लिए, जो वहाँ के रेबल कॉन्ट्रा रेबल्स थे, उनसे बिल्लियाँ पलवाता था कि बिल्ली पालो। और फिर वो जब बिल्ली बड़ी हो जाती थी ना, उसको वो कहता था गिची मरोड़ो इसकी, छोटे बच्चों से। और फिर ना जो पिंड के लोग होते थे ना, जिस उनको लाए होते थे बच्चों को, ये आप चाइल्ड आर्मी सारी देख लें, ये सोल्जर्स अफ्रीका में देख लें, ये इनको इतनी अकल नहीं होती यार लोकल जाहिलों में कि वो इस तरह बच्चों को तैयार करें। ये बाहर से ही आके आपको कोई सिखाता है कि कैसे आपने ये टेक्निक्स एम्प्लॉय करनी है। मतलब वो कोनी की आर्मी देख लें आप, या बट नेकेड की आर्मी देख लें। लाइबेरिया में जो चाइल्ड वॉर हुई थी, बहुत बड़ी वॉर हुई थी, सिविल वॉर, जनरल बट नेकेड की। जनरल बट नेकेड एक जर्नैल था उसमें, एक आर्मी में, वो नंगा लड़ा करता था, उसकी सारी फौज नंगी लड़ती थी यार। उनको किसने ये बातें सिखाई कि ह्यूमन सजेशन कैसे करनी है, आपने बच्चों की जहन साजी कैसे करनी है। तूने इतनी बड़ी बात कर दी है, फिर जनरल बट नेकेड के बारे में वो कह रहा है कि अफ्रीका में एक बंदा था जनरल बट नेकेड, अल्फ नंगा, उसकी पूरी आर्मी, और उसकी आर्मी, और उस बंदे को जनरल बट नेकेड कहते थे। जनरल बट नेकेड एक लाइबेरियन वॉरलॉर्ड थे। और इसको सीरियस कौन देता था बंदे को? डूडो कैनिबल्स थे, वो बंदे भी खा जाते थे। वो क्या करते थे कि हर बैटल से पहले वो बच्चा सेवा करते थे। उसकी चाइल्ड आर्मी थी प्राइमरली। वो एक अपनी आर्मी का सबसे कमज़ोर बच्चा सेवा करते थे, उसका दिल चुबाते थे सारे कि अब इसकी पावर हमने इम्बाइब कर ली हुई है, और डीमंस को और स्पिरिट्स को वो सेक्रीफाइस करते थे, और फिर वो लड़ाई में जाते थे और कहते थे अब हम नंगे हैं तो हम इनविंसिबल हो गए यार। नो वे। यस और क्या बना इन लोगों का, ये मर गया? सिविल वॉर नहीं, ही स्टिल अलाइव। जनरल बट नेकेड जिंदा है, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, तौबा कर लिया ना कर। यस, इलेक्शन लड़ता है अब। नो वे। यस, इलेक्शन लड़ता है अब। यस। उसको कौन वोट देगा? गवर्नमेंट ने उसको पार्डन दे दिया था बिकॉज ऑफ हिज क्रिश्चियन कन्विक्शंस। ओह माय गॉड डूड, ये बंदा एक्चुअली या लाइबेरिया इज अ वेरी, और लाइबेरिया अमेरिकन कॉलोनी होती थी बाय द वे। एक इवेंजेलिकल प्रीचर भी बन चुका है। यस, लाइबेरिया अमेरिकन कॉलोनी होती थी बाय द वे। जो इनकी जो सितारा है इनके झंडे में, ये अमेरिकन कॉलोनी होने के तहत है। और लाइबेरिया की पहली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना, सिविल इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसको टॉपल पता है किसने किया था? CIA ने। और पता है जो, अच्छा उन्होंने क्या किया था, जो अभी अभी स्लेव्स आज़ाद हुए थे, लाइबेरिया की बात आएगी तो बता दूँ, अभी अभी गुलाम आज़ाद हुए थे, ये 40s 20s के अंदर, अभी अभी प्लांटेशंस बंद हो रही थी। इन्होंने एक यूनिट लिया कालों का जो एक्स स्लेव्स थे, और उनको टीम बनाया फौज, और उनका लाइबेरिया पे हमला कर दो, और वो वहाँ जाके स्लेव ओनर बन गए। यानी अमेरिका के आज़ाद करदा काले गुलाम लाइबेरिया में जाके स्लेव ओनर बन गए अमेरिका के कहने पे। एंड डू नो व्हाट दे डिड विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट? व्हाट? दे किल्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑन TV एंड एट हिम। क्या वाकई? जी, अमेरिकन बैक कू था ये। अमेरिकन फौजी थे काले, इसमें अमेरिकन ट्रेंड। TV पे कहा था प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एट हिम। यार क्या होता रहा है लाइबेरिया बहुत खौफनाक, भाई दुनिया में बहुत खौफनाक है। लेकिन आपको कंस्पिरेसी थेरियाँ ही, ओ जी ये कंस्पिरेसी थेरी है, ओ बंदा खा गई, प्राइम मिनिस्टर मुल्क का खा गए भाईजान। यार अगर जनरल बट नेकेड एग्जिस्ट कर सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है ब्रदर। और ये एक और बात की थी कि जी 60s में जी CIA बहुत कौबॉय होते थे, अब वो ठंडे हो गए। अब कौन से ठंडे हो गए हैं यार? 2 बड़ी जंगें लड़ी हैं अभी उन्होंने, इराक और अफगानिस्तान की। वो कहाँ से ठंडे हुए हैं? वो कहीं से भी ठंडे नहीं हुए। 4-5 मिलियन इंसान उन्होंने मार दिया बैठे बिठाए दिन दिहाड़े। वो कहाँ से ठंडे हुए हैं? नथिंग हैज़ चेंज्ड। The scale of violence has become more precise and cold and clinical. तो इसलिए हम कहते हैं नंबर्स कम हो गए। जनरल बट नेकेड की बात कैसे आई थी? जी जो चाइल्ड आर्मीज बनाते हैं ना ब्रेन वॉशिंग करने के लिए, उसकी चाइल्ड आर्मी थी। उनको ब्रेन वॉश करते थे ड्रग्स के थ्रू और उस तरह।
अफ्रीका में यार आपने फिल्में देखी हुई हैं यार, कमर्शियली अवेलेबल फिल्मों में ही आता है, छोड़ो डॉक्यूमेंट्रियों में, अगर तुम्हें बताने को तैयार है आम बंदे को तो असल में क्या क्या होता होगा। वो ब्लड डायमंड के अंदर वो चाइल्ड आर्मी होती है, बच्चों की दिखाते हैं, सीरिया लियोन के अंदर ही होती है वो, और डायमंड स्मगलिंग के मामले में। तो ये कैसे बनाते हैं बच्चों की आर्मीज, कैसे बनाते हैं बच्चों की आर्मी, जो छोटे बच्चे टीटीपी के लिए। आईसिस क्या है यार, जहां मूड होता है वो ईंट पट्टो आईसिस निकल आती है। मतलब आईसिस इज अ कन्वीनियंस एट दिस पॉइंट। इराक एंड सीरिया में एग्जिस्ट नहीं करती वो, इंडिया में निकल आती है, कोई पाकिस्तान में निकल आती है, कोई अफगानिस्तान। इट्स जस्ट अ, जो डॉक्टर सार कहा करते थे, जो ये अनगाइडेड मिसाइल होते हैं। अनगाइडेड मिसाइल यानी कि एक मजहबी आदमी होता है या इस तरह की सोच होती है, और फिर उसको आके आप खराब कर दो उसका जहन। यानी खैबर में लेट्स से डिसोल्यूशन लोग थे, उनकी ग्रीफ थी विद द स्टेट, उनको स्टेट अपरेटस से वायलेंस फेस करनी पड़ी। एमके अल्ट्रा की आवाज़ आ रही है पीछे, मुझे आ रही वॉल्स की आवाज़, सड़क से आ रही है। यस, काफ़ी आला था ये। वो उनकी ग्रीफ जेन्युइन है, दे हैव रियल प्रॉब्लम्स विद द स्टेट, बट अब उसको एक फॉर्मल वायलेंस में कन्वर्ट करना और इस सिख तरीके से करना, ये और बात है। आर्मिंग, ट्रेनिंग, जहन साजी करने के लिए टू क्रिएट बॉम्बर। आप देखें ना जापान कैसे तैयार करता था कामिकाजी बॉम्बर्स को, उनको ड्रग्स भी देते थे, उनको औरतें भी देते थे, और उनको बड़ा हाइप करके लग जाते थे, उनको MSG बहुत देते थे। वाकई यस, चाइनीज सॉल्ट, वो भी अपेरेंटली हाई डोसेस में वो आपको ज़रा वो कर देती है, फीलिंग्स ऑफ ग्रैंडियर और डिलूजन में। सलमान यार जरा MSG के कोई पैकेट तो पकड़ के लेके आए। नहीं, MSG बैंड है, चाइनीज सॉल्ट नहीं मिलती पाकिस्तान में। नहीं मिलती? मिलती तो है, सारे होटलों में होती है, डालते तो टॉम यम सूप में होती है आपके। बी वो कौन सा स्पेशल सूप होता है, B19 टॉम यम B19 सूप में होती है। बुनियादी तौर पे MK अल्ट्रा कभी ख़त्म नहीं हुआ मेरे ओपिनियन के अंदर। इनका क्लेम है कि हमने फिनिश कर दिया ये ऑपरेशन। यू थिंक इधर लोकल लेवल पे पाकिस्तान में भी ये चीज़ें, ये आई डोंट थिंक हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट नहीं करते। आई थिंक दे इंटेलिजेंस शेयरिंग के थ्रू ये सीखते हैं। नहीं, मगर अब लेट्स से वो इंटेलिजेंस आ गई है, कोई इस तरह की कभी रिपोर्ट या खबर पाकिस्तान में यार, इंडिया में हमारे यहाँ क्या कौन से सेल्फ मैकेनिज्म्स ऑफ चेकिंग और रिपोर्टिंग और विसल ब्लोअर्स कहाँ होती हैं चीज़ें, बहुत कम है। पर वो रिपोर्ट आती है कि यार वो बंदा था, वो बिल्कुल ही प्लस यार ये चीज़ें वहाँ पे करनी पड़ती हैं, रूल ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा होता है ना, छुपाने पड़ते हैं अपने काम। इतने डायरेक्ट बंदा चौको डंडे मारो, उन्हें कोई गाल कटाओ। अमेरिका में कोई इस तरह का मशहूर केस है कि यार ये बंदा तो MK अल्ट्रा हुआ था इसके साथ? 3-4 हैं मशहूर केस। एक जो सबसे मशहूर केस है वो तो डायरेक्ट और प्रूवन केस है, वो है टेड काजिंस्की का, जो मैथ्स के प्रोफेसर थे और इवेंचुअली ही बिकेम नोन एज द यूनिबॉम्बर, जो कि एक डोमेस्टिक टेररिस्ट थे अमेरिकन। सुपर जीनियस लेवल IQ था उनका एक हाइपोथेसिस है, और उनकी एक डिसर्टेशन या आप उनका कह लो एक पेपर भी आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। उसका नाम है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन मैनकाइंड, इस तरह कुछ है। वो टेररिस्ट बन गए थे डोमेस्टिक, मैथ्स के जीनियस थे, हार्वर्ड में पढ़े थे, और इन्हीं आपकी एक्सपेरिमेंट्स में थे वो। मेरी एक्सपेरिमेंट्स हार्वर्ड एक्सपेरिमेंट्स में थे। अच्छा, हार्वर्ड एलसी स्टडीज में थे। हार्वर्ड एक्सपेरिमेंट्स में टेड काजिंस्की भी था। टेड काजिंस्की वाज अ स्टूडेंट एट हार्वर्ड एट दैट टाइम। ही पार्टिसिपेटेड इन अबाउट 200 और समथिंग सेशंस ऑफ जो ये होते थे सजेस्टिव थेरेपी के, जहाँ इसको वर्बली और फिजिकली अब्यूज़ किया जाता था और केमिकली भी, और फिर इसको प्लेबैक किए जाते थे इसके वो रिएक्शंस। यानी जब ये रोता था या गुस्सा होता था तो वो रिएक्शंस फिर आवर्स ऑन एंड के लिए इसको प्लेबैक करते थे वो। तो दे ब्रोक हिम बेसिकली, दे मेंटली ब्रोक हिम बेसिकली। बट वो तो तब भी इतना इंटेलिजेंट बंदा बाद में भी था। IQ बहुत हाई था उसका हमेशा से, बट लाइक सोशली दे ब्रोक हिम। यानी उसके बाद वो शट इन और वो अजीब वो उसमें वो कीड़े थे, जरासीम थे, ऑलवेज ऑन द स्पेक्ट्रम, थोड़े ऑटिस्टिक टाइप के थे वो। बट जो टू पुश वन ओवर द एज वाली बात होती है, उसके बाद उन्होंने कुछ देर प्रोफेसरी की मैथ्स की, और उतने पैसे कमा के फिर एक शेड में चला गया अपने वालदैन की कुछ ज़मीन पे, उसने वो बना लिया अपना शैक सा टू लिव ऑफ ग्रिड। ही हेटेड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। फिर उनका टेररिज्म अल्लाह खैर सल्ला इज़ अ फेमस
रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री, वो पॉलिटिशियंस को या ब्यूरोक्रेट्स को बॉम्ब्स भेजते और टेक्नोलॉजिस्ट को जो एलीट वो बॉम्ब्स मेल करते थे. और कितने बंदे मारे थे? I think the Unabomber's only killed like 10-12 log, something like that. Not a lot of people because he would try to bomb. It was more of the fact he was never caught. 30-40 साल he sort of got away with it. अभी recently he died by the way. उसके भाई ने फिर उसको भाई ने पकड़वाया था अपनी भाभी के कहने पे, भाई की बीवी के कहने पे. भाभी अच्छा बोला टेड काजिंस्की ज़्यादा. आप अगर इसमें बारे में जानना चाहते हैं टेड काजिंस्की के बारे में, बहुत ज़्यादा उसकी प्रेडिक्शंस एक्यूरेट थी मॉडर्न सोसाइटी के बारे में, और वो उसका आप मैनिफेस्ट पढ़ लें. और दूसरा आप ज़रूर हार्वर्ड LSD एक्सपेरिमेंट्स देखें, और आप LSD करें भी. LSD आराम है. ये एक मशहूर केस है. जो लेस मशहूर केस है जो लिंक मिलता है, एक आदमी था डॉक्टर जॉली वेस्ट. वो LSD के ऑपरेशंस में CIA के साथ काम कर रहा था, और उसने वो डॉक्टर था चार्ल्स मैनसन का भी. अच्छा, चार्ल्स मैनसन एक और मशहूर सीरियल किलर और कल्ट लीडर. और वो उसको क्लिनिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करता था कि जो उसकी लड़कियां थी मैनसन कल्ट की, वो प्रोस्टिट्यूशन कर रही थी, तो जब प्रेगनेंसीज हो जाती थी उनकी तो अबॉर्शंस भी वही करके दे देता था वेस्ट. और डॉक्टर जॉली वेस्ट जैक रूबी का डॉक्टर भी था. जैक रूबी वो आदमी है माफिया का जिसने ली हार्वी ऑसवाल्ड को गोली मारी थी, जिसने सपोजिटली JFK को गोली, यानी जब JFK को गोली लगी द डे हार्वी ऑसवाल्ड उसी दिन अरेस्ट हो गया, और उसी दिन जैक रूबी ने आकर उसको गोली मार दी. एविडेंस तब जाए. जैक रूबी का डॉक्टर था डॉक्टर जॉली वेस्ट, और जैक रूबी को हेरेंट बातें करते करते आफ्टर सम विजिट्स फ्रॉम हिम वो स्किज़ोफ्रेनिक बिहेवियर एग्जिबिट करने लगा था और पागल हो गया था. डॉक्टर जॉली वेस्ट ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवा रहा था MK. इसके ऊपर बहुत अच्छी किताब, वन ऑफ दी पार्टिसिपेंट्स, इसके ऊपर बहुत अच्छी किताब है. मैं आपको अभी उसका नाम दिखाता हूँ. वो बंदा जो है वो उसने 30-40 साल लगा के, जर्नलिस्ट था, उसने सारी मैनसन स्टोरी को पूरा वो कवर किया. किताब का नाम है जी, ये ज़रूर पढ़ें, बहुत खौफनाक किताब है. टॉम ओनील साहब की किताब है. उन्होंने 60 से किताब लिखना शुरू किया और 2010 में ख़त्म किया, यानी 40-50 ईयर्स लगा के लिखी है. केओस, चार्ल्स मैनसन, द CIA एंड द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द 60s. चार्ल्स मैनसन, द CIA एंड द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द 60s, केओस किताब का नाम है. बहुत ख़तरनाक है. इसके अंदर वो लिंक्स बनाता है बिटवीन दी CIA के ड्रग ऑपरेशंस के साथ, और अजीब रिलेटेड स्ट्रिंग ऑफ क्राइम्स और क्रिमिनल नेटवर्क्स जो साथ अटैच थे इसके. असल में कल्चर को इन्फ्लुएंस करने के लिए ना जो 60s में ताकत थी उनकी वो कम थी, तो ड्रग्स वगैरह सारे. आज इंटरनेट के साथ तो विद इन सेकेंड्स ये नए ड्रग्स जो है ना, नया MK अल्ट्रा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, जो आप देखते हैं ना कि कंसोलिडेशन होगी, यानी व्हाट्सएप भी फेसबुक ने ख़रीद लिया, इंस्टाग्राम भी फेसबुक ने ख़रीद लिया है, और वो थ्रेड्स भी लॉन्च कर दिए उन्होंने. आप अगर इन ऐप्स पे रहेंगे ना 7-8 घंटे भी अपने एवरेज दिन के अंदर से, तो आपने अपनी अटेंशन किसी और को बेच दी हुई है. यानी मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ. बार्बनहाइमर लोगों को क्यों लगता है कि वो उनकी अपनी पीठ से निकला हुआ कोई जीनियस आइडिया था? सारे लोग बार्बनहाइमर सोच रहे थे कि हम एक ही दिन में बार्बी और ओपनहाइमर देखेंगे, क्योंकि वो दोनों मूवीज एक दिन निकली. नहीं जानू, ये मार्केटिंग के प्लॉय था. नहीं, ये कैसे हो सकता है? बार्बनहाइमर के दरमियान क्या कॉमन थ्रेड्स बनाए उन्होंने? आपने मीम थ्रेड्स नहीं देखे, कॉमन बना दिए उन्होंने. हाँ. आपको लगता है रायन गॉसलिंग मीम्स ऑर्गेनिकली आते हैं? हाँ ना कर यार कीनू रीव्स के बारे में क्या मशहूर है? कि वो सैड है और वो बहुत अच्छा बंदा है, स्वीट बंदा है. PR फर्म के कमाल है यार. यार आई थिंक तू अब बहुत आप अगर एक कंस्पिरेसी थी की कड़ियां जोड़ने, आप अगर कंजम्पशन ड्राइव कर सकते हैं ना, दैट्स असल में देखो इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या असल गोल है, आप कंजम्पशन के पैटर्न्स को अगर कंट्रोल कर लें लोगों के, तो ड्रग्स की ज़रूरत नहीं है. आपका इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम में आपको बता देगा कि व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय. आर यू सेइंग इंस्टाग्राम इज लाइक अ ड्रग? नो, इट्स नॉट लाइक अ ड्रग, इट इज़ द ड्रग. यानी आप एज लॉन्ग देखो
द पॉइंट इजंट, मैंने अभी कई बार कहा, मौलाना साक रहमतुल्लाह अलैह थे, मौलाना साक मदनी फैसलाबाद के एक मौलवी साहब हैं, फौत हो गए, बहुत लेजेंड आदमी था। वो कहते थे कि हुकूमत जो है ना जादू, असल जादूगरी ना, टूने टूने छोड़ो तवीज़ा ना, हुकूमत असल, ऐसे इशारा किया करते थे, असल जादूगिरी ये है। एंड आई थिंक दैट्स ट्रू। गवर्नेंस इज लाइक मैजिक बेसिकली। आप लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ को कंट्रोल कर रहे होते हो और आपने ऐसे सटल मैनिपुलेशंस करने हैं, ऐसी मैसेजिंग करनी है कि लोग सही वक्त पे सही इमोशनल और फिजिकल रिस्पॉन्स दें आपकी बात को, स्टिमुलाई देने हैं ना। तो अगर ड्रग्स और मुख्तलिफ फिजिकल और नॉन फिजिकल स्टिमुलाई के ज़रिए आपने एक इंडिविजुअल से काम करवाना था MK अल्ट्रा में, बढ़ गया खप्पे में, आपके पास टीवी है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास इंस्टाग्राम है। अब आपने अगर बार्बनहाइमर, तो उसकी एक मंडेन और एक इनोकुलस मिसाल है ना कि चलो 2000 के टिकट खरीद लेंगे लोग प्रोडक्ट बेचने के लिए, इसकी लेस इनोकुलस और लेस हार्मलेस चीज़ें भी वर्जन इसके हैं। कितने लोगों को आप कन्विंस कर लेते हैं एक आदमी को विलीफाई करने के लिए कि जी फलान आदमी जो है ना वो, तो इसकी आपकी प्रिमिटिव मिसाल दूँ, बनु उमैया की हुकूमत हज़रत अली को गालियाँ देते थे मेंबर पे, स्पेसिफिकली खुतबे के स्टार्ट में, लानत अबू तराब पे, हज़रत अली अलैहिस्सलाम पे। और इंजीनियर साहब ने और मौलाना साक ने इसमें बहुत डिटेल में उर्दू की लैंग्वेज के अंदर बहुत अच्छी डिस्कशन है आपको इंजीनियर साहब की, और वो मिल जाएगी मौलाना साक की। वैसे आप सही बुखारी मुस्लिम पढ़ लें तो सारी चीज़ें मौजूद ही हैं वहाँ पे। गालियाँ क्यों देते थे? लॉन्ग आफ्टर ही हैड डाइड, लॉन्ग आफ्टर हज़रत मुआविया एंड जो कंपेटिटर्स हैं अली के, दे हैड डाइड, लेकिन वो खुतबे के स्टार्ट में कहते हैं लानत अबू तराब पे। यानी विलिफाई करना एक सोसाइटी के अंदर, एक विलन कैरेक्टर क्रिएट करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जादूगिरी है ना यार। जैसा पाकिस्तान में हमने एक स्पेक्टर खड़ा किया हुआ था कि इंडिया जो है वो किसी भी वक्त हमें तबाह कर सकता है, स्पेक्टर ऑफ इंडिया। देयर कैन बी सम ट्रूथ टू इट, आई मीन कर तो सकते कि हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप है इंडिया के साथ और इंडिया बहुत ताकतवर है, बट एक्सप्लॉइट करने के लिए ट्रूथ अनट्रूथ मिक्स, सब मिक्स है, सब मिक्स है। इंडिया इज अ हॉस्टाइल नेशन, कोई इसमें शक नहीं है, कभी भी अक्सर फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं था उनका। वो सिर्फ एक मसनूई तौर पे आपके डेवलप और किए जा सकते हैं फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप, लेकिन हॉस्टिलिटी एग्जिस्ट करती है। उसको प्रेजेंट करना एज अ मोर देन इट इज़ और समथिंग अदर देन इट इज़ पॉसिबल है, स्टेट का काम है। पाकिस्तान में इस तरह के मशहूर छू मंतर हैं, और राइट, मशहूर छू मंतर हैं इस तरह के। और इन क्लोजिंग हमारा मैसेज सब भाइयों को ये होगा, रीड बिटवीन द लाइंस कि स्टे वोक। स्टे वोक से मुराद कि आप जागे रहो। हाँ, सो ना जाया करें ना बिल्कुल, मतलब हालांकि मुझे काफ़ी नींद आ रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है एक्चुअली। यार नहीं, सो भी बिल्कुल जाते हैं ना, कि मतलब वो चीज़ का ना सिर पैर होती है और जाहिर देख के जज कर लेते हैं। आप थोड़ा सा रीड बिटवीन द लाइंस करें और रिसर्च अच्छी किया करें, और हमारी पॉडकास्ट देखें, क्योंकि एक्चुअल सच सिर्फ हम ही बता रहे हैं आपको और कोई भी नहीं। आई होप पसंद आए लोगों को, आई होप समझ आए, आई होप और सवाल हों कमेंट्स में बताएं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में इसके अंदर जानना है। एंड आई वुड रिकमेंड जो टर्म्स और चीज़ें हमने डिस्कस की उनको आप खुद भी डिटेल में जाके पढ़ें एक दफ़ा पढ़ा करें जी, कोई मसला नहीं, 10 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं बस। बिल्कुल। अमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। हाँ, अल्लाह हाफिज़।